Hey everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करते हैं JKSSB नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की। कि आपको मालूम होगा ये क्लासेस आपके JKSSB नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को लास्ट तक देखना, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी। हर एक चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है जो भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसी वीडियो सेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि जब JKSSB फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ये टॉपिक दिया गया था और किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग है। बस आपका काम है अपने पास वाटर बॉटल रखना, अच्छे से अपनी चेयर पे बैठ जाना, अपने पास नोटबुक और पेन रखना। ठीक है, पैशंस के साथ क्लास को लास्ट तक देखना। और हाँ, चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। देखें, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है लर्न विद मीजू, तो आप हमें जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे डेली वीडियो सेशन के लिए। ओके, सभी के सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर आपको लेक्चर्स के PDF चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, नायब तहसीलदार एग्जाम की बात करें, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की बात करें या फिर JKPSI एग्जाम की बात करें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे। ठीक है, आपको बाकी का प्रोसीजर बताया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ टेस्ट सीरीज विद पेड सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। इससे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम अपना टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या है? ये बेसिक राइट्स होते हैं एंड फ्रीडम्स होती हैं जो दी जाती हैं गिवन टू एवरी पर्सन बाय बर्थ। क्या लिखा गया है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? बेसिक राइट्स होते हैं एंड फ्रीडम्स होती हैं जो किसको दी जाती हैं? एवरी पर्सन को, हर एक शख्स को, बाय बर्थ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन, क्योंकि वो क्या है? ह्यूमन है। ओके, अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की। ये जो राइट्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सल होते हैं। ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं प्यारे दोस्तों, यूनिवर्सल। ठीक है, ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। मीनिंग इसका क्या निकला कि दे अप्लाई टू एवरीवन, ये सब पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रेस की बात करें हम, ठीक, अगर हम बात करते हैं रिलीजन की बात करें, जेंडर की बात करें, नेशनलिटी की बात करें और एनी अदर स्टेटस, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझी कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स गिवन टू एवरी पर्सन बाई बर्थ। ओके, ठीक है। फिर यहीं पे हमारे पास दिया गया है कि जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स होते हैं, दे प्रोटेक्ट ए पर्सन डिग्निटी, ओके, इक्वलिटी एंड फ्रीडम इन सोसाइटी। ह्यूमन राइट्स हमारे पास क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं एक पर्सन की डिग्निटी को, इक्वलिटी को एंड फ्रीडम को सोसाइटी के अंदर। ओके, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आती है। एग्जांपल्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ, एजुकेशन, स्पीच एंड इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं। बाद में हम सारे के सारे राइट्स पढ़ेंगे जो भी हमारे पास ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो एग्जांपल्स मैंने दी, इसमें जो राइट्स आते हैं खास करके राइट टू लाइफ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्पीच हो गया और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके लिए, सारे के सारे राइट्स किस में आते हैं? ह्यूमन राइट्स में आते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनहेरेंट टू ऑल इंडिविजुअल्स, कि हमारे पास जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है जी, एंड इनहेरेंट होते हैं ऑल इंडिविजुअल्स से। अब देखें, इनहेरेंट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? इसका मीनिंग है कि दे आर नॉट अर्नड, ये अर्नड नहीं किए जाते, आर गिवन या दिए जाते, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। ये किसका पार्ट है? बीइंग ह्यूमन होने का पार्ट है। ओके, यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल का मतलब है दे अप्लाई टू ऑल पीपल इक्वली अक्रॉस द वर्ल्ड। ये अप्लाई होते हैं बराबर, इक्वल, ओके, इक्वली ऑल पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी की हम बात करें, सेक्स की बात करें, ओरिजिन की बात करें, कलर की बात करें, रिलीजन, लैंग्वेज और स्टेटस की बात करें। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे ना ही नेशनलिटी के बेस पे इनसे भेदभाव किया जाएगा, ना ही सेक्स के बेस पे, ना ही ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और स्टेटस के बेस पे। ठीक, फिर यहाँ पे दिया गया है दे रेंज फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स लाइक द राइट टू लाइफ टू राइट्स दैट मेक लाइफ मीनिंगफुल सच एज फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी। ये रेंज करते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरह, जैसे कि राइट टू लाइफ टू राइट दैट मेक लाइफ मीनिंगफुल, जिससे लाइफ क्या बनती है? मीनिंगफुल। जैसे कि फूड की ज़रूरत होती है, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी। तो यहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान आपने रख, बाद में हर एक चीज़ हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो होता है ये ऑब्जर्व होता है हर साल 10 दिसंबर को। कब?
10 दिसंबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 दिसंबर। क्या होना चाहिए? 10 दिसंबर। ओके, अब यहाँ पे क्या है ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये हमारे पास कॉमेमोरेट्स करता है द डे इन 1948, जब क्या होता है यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, यूडीएचआर को। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब? 1948 में। तो ये डेट आपने याद रखनी है, ठीक है, ये डेट आपने याद रखनी है। ये एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। जब आप पूरी क्लास वॉच कर लेंगे तो आपका हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपका काम है क्लास को लास्ट तक वॉच करना। ओके, और यहाँ पे यूडीएचआर की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो ये एक कोर पार्ट है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का। किसका कोर पार्ट है आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का ये एक कोर पार्ट माना जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, जो हमारे पास ऑफिस है हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का, किसका? हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का, OHCHR का। ये कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, ठीक है। लीड्स UN एफर्ट्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। किसको हमारे पास प्रमोट करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए? ह्यूमन राइट्स को ग्लोबली। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व होता है, तो 10 दिसंबर को होता है। अगर आपसे पूछा जाए किसका कोर पार्ट है, तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का कोर पार्ट है। ये भी हम अच्छे से बाद में देखेंगे। और ये किसको कॉमेमोरेट्स करता है? द डे इन 1948, जब UN जनरल असेंबली ने किसको अडॉप्ट किया था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स हमारे पास बेसिक राइट्स होते हैं एंड फ्रीडम होती है, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं एवरी पर्सन को, जो हमारे पास ह्यूमन है, ठीक है। ये जो राइट्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, हमने अभी देखा था, ठीक है, जिसका मतलब है कि अप्लाई होते हैं ऑल पीपल इक्वली अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और फिर हमने देखा इनहेरेंट होते हैं, दे आर नॉट अर्न आर गिवन, दे आर पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ओके, आगे हम और चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। यहाँ तक आपको एक ओवरव्यू थोड़ा सा समझ आया होगा। ओके, अब जैसे कि हमने पहली स्लाइड में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा, इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, जैसे वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, कि हमारे पास जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा, बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर को ही हमारे पास हर साल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड किया जाता है। फिर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड इन 1948, अभी हमने पढ़ा ना इसके बारे में, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। बताए UN चार्टर, मैग्ना कार्टा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल सिविल कोड। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड किया गया था 1948 में, तो यहाँ पे आंसर आएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो क्या बनाता है? फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। फिर ये भी क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR। तो सिंपल है, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का, तो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसी तरह से हम साथ साथ जो पढ़ेंगे उसके रिलेटेड MCQs भी करते जाएंगे, ताकि आपके माइंड में ये टॉपिक अच्छे से सेट हो जाए। क्लियर? अब यहीं पे लिखा गया है ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, इनएलिएनेबल होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये 3-4 वर्ड आप याद रखेंगे, यूनिवर्सल, इनएलिएनेबल, इंडिविजिबल, ओके, एंड इंटरडिपेंडेंट, एंड इंटररिलेटेड फंडामेंटल इंटाइटलमेंट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, जैसे कि शुरू में हमने पढ़ा, जेंडर, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। देखें, जैसे हमने देखा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मीनिंग क्या हुआ कि ह्यूमन राइट्स जो हैं हर एक के लिए, फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, हर जगह, जो भी हमारे पास ह्यूमन बींग्स है ना, ठीक है, इनके लिए हमारे पास जो ह्यूमन राइट्स है ये क्या है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? हर एक के लिए और हर जगह, दुनिया के वो किसी कोने में भी अगर रहता है तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। फिर इनएलिएनेबल का मतलब क्या हुआ? कैन नॉट बी टेकन अवे, मतलब आप उनसे ये ले नहीं सकते, ठीक है, छीन नहीं सकते। दे कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, जो आपके राइट्स हैं इनको कोई भी टेकन अवे नहीं कर सकता। फिर हमने देखा इंडिविजिबल,
इसका मीनिंग है ऑल राइट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, सभी के सभी राइट्स जो है ना ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्या है? इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड हैं, मतलब ऑल राइट्स, तमाम के तमाम राइट्स सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी जो मैंने आपको यहाँ पे इस डेफिनेशन में समझाई हैं। ये ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, इनएलिएनेबल होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड होते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके प्यारे दोस्तों, फिर यहीं पे लिखा गया है दीज राइट्स आर रिटन इन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये जो राइट्स हैं ना ये लिखे गए हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR एंड अदर कोवेनेंट्स, कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज। जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं ये लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उसमें एग्जाम्पल्स है जैसे कि UDHR के अंदर, ओके, एंड अदर जो हमारे पास कोवेनेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं या ट्रीटीज़ हैं। हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस आपको सब्र रखना है, क्लास को लास्ट तक देखना है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं व्हाट डू ह्यूमन राइट्स इंक्लूड, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स होते हैं। और इसमें हमारे पास राइट टू लाइफ आता है, राइट टू लिबर्टी आता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ आता है। इसी में हमारे पास फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, राइट टू वर्क आता है, राइट टू एजुकेशन आता है, राइट टू एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है। देखें इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं और उनके अंदर ये राइट्स दिए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे एक ओवरव्यू के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। जितने भी हमारे पास सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं इनको इंक्लूड किया जाता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने देख लिया यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है, इनएलिएनेबल का मीनिंग क्या है, इंडिविजुअल का मतलब क्या है। और ये जो राइट्स हैं ये लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिसमें हमारे पास UDHR आता है और भी अदर कोवेनेंट्स आती हैं, कन्वेंशंस आती हैं और ट्रीटीज़ आती हैं। वो भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। अब यहीं पे ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि रोल ऑफ स्टेट क्या है ह्यूमन राइट्स के अंदर। जो स्टेट होती है, स्टेट हैज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर ह्यूमन राइट्स। स्टेट की हमारे पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे ह्यूमन्स के राइट्स को। इट मस्ट रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल दीज राइट्स, कि ये हमारे पास इनकी रिस्पेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे और फुलफिल करे इन तमाम राइट्स को। और दिस इज़ डन थ्रू प्रॉपर लॉज। ये किसके थ्रू किया जा सकता है? प्रॉपर लॉज के थ्रू, रूल्स के थ्रू एंड गवर्नमेंट एक्शंस के थ्रू। फिर ये भी अगर हम बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टेड किए जाते हैं किसके द्वारा? लॉ के द्वारा, नेशनल लेवल पे भी एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी। और ये जो लॉज होते हैं, दीज लॉज डिफेंड इंडिविजुअल्स, ये डिफेंड करते हैं इंडिविजुअल्स को एंड ग्रुप्स को। ये जो लॉज होंगे ये डिफेंड करेंगे इंडिविजुअल्स को एंड ग्रुप्स को एक्शन से, ठीक है, जो हार्म करेगा फ्रीडम एंड डिग्निटी किसी भी इंडिविजुअल की। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर इन UDHR, ये टॉर्चर क्या है? देखिए ह्यूमन राइट्स हैं क्या, अभी यही चीज़ें हम देख रहे हैं। तो टॉर्चर इज़ कम्प्लीटली फॉरबिडन अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। UDHR की जब हम बात करते हैं ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो इसके अंदर जो हमारे पास टॉर्चर है ये कम्प्लीटली फॉरबिडन है। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, क्रूअल, इनह्यूमन आर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट आर पनिशमेंट। ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट, मीनिंग इट कैन नॉट बी लिमिटेड आर टेकन अवे इन एनी सिचुएशन। ये जो राइट है हमारे पास, ठीक है ना, ये टेकन अवे नहीं लिया जा सकता किसी भी सिचुएशन में, नॉट इवन इन वार आर एमरजेंसीज में, ना ही वार के दौरान ना ही एमरजेंसी के दौरान। और याद रखना ये आर्टिकल 5 ऑफ द UDHR के अंदर दिया गया है टॉर्चर के बारे में। ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेना कि UDHR के मुताबिक बिल्कुल प्रोहिबिशन है किसका? टॉर्चर का, ठीक। आप किसी पे कोई भी तशद्दुद नहीं कर सकते, कोई भी सख्ती ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, उसके राइट्स को वायोलेट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब यहीं पे जो हमने स्लाइड देखी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। बताएं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स को? सिंपल, यूनिवर्सल, इनअलाइनेबल एंड इंटरडिपेंडेंट एंटाइटलमेंट्स। तो ये सही आंसर रहेगा, ठीक है,
क्योंकि हमारे पास ह्यूमन राइट्स क्या हैं, यूनिवर्सल हैं और इनअलाइनेबल हैं। फिर ये पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू ह्यूमन राइट्स के हमारे पास प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की क्या है इन रिलेशन टू ह्यूमन राइट्स। सिंपल है, टू रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट एंड फुलफिल ह्यूमन राइट्स थ्रू प्रॉपर लॉज एंड पॉलिसीज़। कि हमारे पास रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना है, फुलफिल करना है ह्यूमन राइट्स को किसके द्वारा, प्रॉपर लॉज एंड पॉलिसीज़ के द्वारा। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी लिमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो कंसिडर किया जाता है एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी लिमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। अभी हमने देखा प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बिल्कुल हमने बेसिक्स से ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू तो आपको पता चल ही गया होगा कि ह्यूमन राइट्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और इसमें क्या क्या आता है। ओके जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। देखिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स से। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में तो आपको क्या याद रखना है, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, जब हमारे पास वर्ल्ड वार सेकंड थी तो इसके बाद क्या होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच में यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लोबल कम्युनिटी होती हैं ये स्टार्टेड करती हैं एफर्ट्स टू डिफाइन एंड प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को। जितनी भी हमारे पास ग्लोबल क्या होती हैं कम्युनिटी होती है, स्टार्टेड करती हैं एफर्ट्स किसके लिए, डिफाइन करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को। इसमें क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो होती है ये अडॉप्टेड करती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। कब, ऑन 10 दिसंबर 1948। ये डेट आप ज़रूर याद रखेंगे, शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्ट करती है UDHR को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। कब, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और UDHR की बात करें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये कंटेन करता है 30 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स, 30 आर्टिकल्स जो आउटलाइन करते हैं बेसिक राइट्स को एंड फ्रीडम्स फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। अगर आपसे पूछा जाए UDHR जो है ये कितने आर्टिकल्स को कंटेन करता है, 30 आर्टिकल्स को, जो किसको आउटलाइन करते हैं, बेसिक राइट्स को एंड फ्रीडम्स को, जितने भी हमारे पास तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स हैं। ये पॉइंट इसमें रखेंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑन 16 दिसंबर 1966, 16 दिसंबर 1966 को क्या होता है, ये पॉइंट आप नोट करना, UN अडॉप्टेड करती है 2 एडिशनल इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़। 2 हमारे पास एडिशनल इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ को, और वो कौन कौन सी थी, ICESCR, ICCPR। ICESCR क्या है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इसका फुल एब्रीविएशन याद रखेंगे, ICESCR क्या है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। और ICCPR क्या है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो यहाँ पे कब होता है ये, 16 दिसंबर 1966 को जो UN होता है ये अडॉप्ट करता है 2 एडिशनल इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ को, उसमें ये दोनों आती हैं। और ये दोनों जो ट्रीटीज़ हैं ये हमारे पास किसको प्रोवाइड करती हैं, मोर डिटेल्ड लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। तो इन दोनों ट्रीटीज़ में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, मोर डिटेल्ड जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस के लिए। तो ये डेट आप इनके बारे में ज़रूर याद रखना और इनकी फुल एब्रीविएशन ज़रूर याद रखना। ओके, फिर क्या होता है, मॉनिटरिंग बॉडीज़ की बात करें अगर हम, यहाँ पे ICESCR यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की जब हम बात करते हैं, इसको मॉनिटर्ड कौन करता है, मॉनिटर्ड बाय द कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये हमारे पास मॉनिटर्ड होती है किसके द्वारा, कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के द्वारा। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ICCPR यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये मॉनिटर्ड होती है किसके द्वारा, बाय द ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा। याद रखना, पूछा जा सकता है ना किसके द्वारा ये मॉनिटर्ड होती हैं, तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है किस किस के बारे में, ICESCR के बारे में और ICCPR के बारे में। हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें देख रहे हैं और बिल्कुल ईजी वे में देख रहे हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कहीं पे भी आपको कोई परेशानी ना हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब टुगेदर यहाँ पे क्या लिखा गया, टुगेदर द UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करें, या फिर ICESCR यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट की बात करें, या फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात करें, ये किस नाम से जानी जाती हैं,
एज द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जानी जाती है। ये तीनों आपस में मिला के याद रखना किस नाम से जाने जाते हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके, टुगेदर द UDHR, ICSCR एंड ICCPR आर नोन एज द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहीं पे आप याद रख सकते हैं द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स लॉ। कि जो हमारे पास इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, ये क्या माना जाता है, कॉर्नर स्टोन माना जाता है किसका, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स लॉ का। पूछा जाए ना कॉर्नर स्टोन ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स लॉ कौन माना जाता है, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स माना जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड ए कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड फुलफिल ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम वर्ल्ड वाइड। ये प्रोवाइड करता है कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क, किसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ह्यूमन राइट्स को एंड फ्रीडम्स को वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1939 से 1945 के बीच में जो ग्लोबल कम्युनिटी होती है ये स्टार्टेड करती हैं एफर्ट्स किसको डिफाइन करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड करती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को, कब, 10 दिसंबर 1948 को। इसके अंदर 30 आर्टिकल भी दिए गए हैं जो आउटलाइन करते हैं बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ये तो हम एक एक करके पढ़ेंगे आर्टिकल, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। 16 दिसंबर 1966 में यूएन ने अडॉप्टेड किया था दो एडिशनल इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, CESCR और ICCPR दो है। एक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है और दूसरी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये जो ट्रीटीज हैं ये क्या प्रोवाइड करती हैं, मोर डिटेल्ड लीगल ऑब्लिगेशंस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इनको कौन कौन मॉनिटर करता है, दोनों के बारे में बता दिया। ICESCR को याद रखना मॉनिटर करता है कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, और ICCPR जो है ये मॉनिटर होती है ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा। ठीक है, और टुगेदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करें, ICESCR की बात करें, ICCPR की बात करें, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के नेम से, और यहीं पे इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट को कॉर्नरस्टोन ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, याद रखना ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और फुलफिल करने के लिए ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स वर्ल्ड वाइड। तो ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, ओके। अब जो हमने अभी स्लाइड में देखा इसी पे बेस्ड 2 MCQs पूछे गए हैं, बताएं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया, इट इंक्लूड्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR, द ICCPR एंड द ICESCR। दूसरा दिया गया है, बोथ ICCPR एंड ICESCR वर अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली इन 1948। Which of the statement given above is correct? Only first, second only, both first and second, neither first nor second। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट है ये इंक्लूड करता है UDHR को भी, ICCPR को भी और ICESCR को भी। लेकिन जो दिया गया ना ICCPR एंड ICESCR ये अडॉप्टेड हुए हैं UN जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने आपको बता दिया था ये कब अडॉप्टेड किए गए थे, UN जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द UDHR इज नॉट लीगली बाइंडिंग बट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज। ओके, द ICCPR इज मॉनिटर्ड बाय द कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, ओनली फर्स्ट, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। सिंपल है। अगर हम बात करते हैं UDHR इज़ नॉट लीगली बाइंडेड बट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, ये बिल्कुल सही है। और जो दिया गया है ICCPR इज मॉनिटर्ड बाय द कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। अब क्यों, देखें ज़रा। पे मैंने आपको क्या पढ़ाया, ICCPR इज मॉनिटर्ड बाय द ह्यूमन राइट्स कमेटी, नॉट बाय द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कमेटी, तो इसलिए वो स्टेटमेंट सेकंड गलत था। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे देखा था पहला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जो डेट थी सही एग्जैक्ट वो क्या थी, ऑन 16 दिसंबर 1966 UN ने अडॉप्टेड किया था 2 एडिशनल इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ को, एक ICESCR को और एक ICCPR को। तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसके बारे में, अब इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में। ओके, आपको हर एक चीज़ अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट। देखें ये वाला स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये वाला टॉपिक ना
JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस में भी था, आपको जैसे कि मालूम होना चाहिए। जिसने फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया होगा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़े ही अच्छे लेवल का। मैक्सिमम एस्पायरेंट ने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, ठीक है। हम आपको वो भी डिस्कस करेंगे कि पूछा क्या गया था, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। हम हर एक चीज़ अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर देखे होंगे, लोगों ने आपको 30 मिनट में भी ख़त्म किया होगा, 10 में भी किया होगा, किसी ने 5 लेक्चर अपलोड किए होंगे। हम इसी एक वीडियो सेशन में जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पे दिया गया है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के इवोल्यूशन के बारे में, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट साइरस सिलेंडर आता है 539 BC का। अब ये क्या है, देखें, साइरस सिलेंडर की जब हम बात करते हैं तो साइरस सिलेंडर जो है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एक सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में, याद रख लेना, ठीक है। ये किसने इंस्क्राइब किया था, ये साइरस ने किया था। साइरस कौन था, द ग्रेट, द पर्शियन एक किंग था। जब इसने अपना कन्क्वेस्ट जो है बेबीलोन पे कब किया, 539 BC में, तो इसने क्या किया, साइरस सिलेंडर ने आउटलाइन किया प्रिंसिपल्स को, सच एज फ्रीइंग करना स्लेव्स को फ्री किया, पहला पॉइंट। इसने क्या किया, अलोइंग किया रिलीजियस फ्रीडम को, दूसरा पॉइंट, ओके। तीसरा, इसने प्रमोट किया रेशियल इक्वेलिटी को। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइरस सिलेंडर 539 BC इशूड बाई किंग साइरस द ग्रेट ऑफ पर्शिया। ये किसने इशूड किया था, किंग साइरस ने, जो क्या था, एक ग्रेट किंग था पर्शिया का, ओके। दूसरा पॉइंट, ये किस नाम से जाना जाता है, नाउन एज द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए जाना जाता है जी, नाउन एज द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से ये जाना जाता है। साइरस सिलेंडर याद रख लेना। इसमें प्रोक्लेम्ड किया जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी को एंड रेशियल इक्वेलिटी को, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। किस चीज़ को प्रोक्लेम्ड किया जाता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी को एंड रेशियल इक्वेलिटी को, और सिंबलाइज्ड किया जाता है अर्ली जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे साइरस सिलेंडर 539 BC के बारे में, इतना ज़रूर याद रख लेना इसके लिए, ठीक है, ओके। फिर यहीं पे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें अगर हम, इवॉल्व फ्रॉम रिलीजियस, किससे इवॉल्व हुए हैं, रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन से। देखें, जितने भी सोर्सेज हैं ना ह्यूमन राइट्स के, ये किससे हमारे पास इवॉल्व हुए, रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन से। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स शेप्ड मॉडर्न राइट्स कंसेप्ट्स, और जितने भी हमारे पास कल्चरल और हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, ये क्या करते हैं, शेप्ड करते हैं मॉडर्न राइट्स कंसेप्ट को। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में होनी चाहिए। साइरस सिलेंडर 539 BC आपको समझ में आया होगा, ठीक है। किसने इशूड किया था, किंग साइरस द ग्रेट ऑफ पर्शिया ने। ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, ये जाना जाता है फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से, ओके। और यहीं पे प्रोक्लेम्ड किया गया था फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी को एंड रेशियल इक्वेलिटी को। फिर हमारे पास आ जाता है की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, और कौन कौन से हमारे पास की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। देखें, मैग्ना कार्टा 1215 BC, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। मैग्ना कार्टा जो है ये हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसमें लिमिटेड मोनार्क पावर थी। ये हम इन डिटेल अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख लें कि ये की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मैग्ना कार्टा पे भी। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। 1689 में जो हमारे पास इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें क्या हुआ, गेव राइट्स टू सिटीजन एंड पार्लियामेंट, जिसमें सिटीजन्स को और पार्लियामेंट को क्या दिए गए, राइट्स दिए गए थे। यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस के बारे में बताया गया। फिर हमारे पास फ्रेंच डिक्लेरेशन आता है 1789 का, डेट जरूर याद रख लेना। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में हमें चीज़ों का पता चला। तो ये की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं, ठीक है। इनको एक एक करके हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देख लें कि की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से माने जाते हैं, ये भी आप नोट करेंगे। और यहाँ पे साइरस सिलेंडर के बारे में भी आप नोट करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ओके। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशंस, फिलोसफिकल जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन रहा, इसमें आप क्या याद रखेंगे, 17th-18th सेंचुरी में क्या होता है, जॉन लॉके, ये हमारे पास नाम आप याद रखेंगे, एंड इमैनुअल कैंट, दोनों नाम आप ज़रूर याद रखना। एक का नाम है हमारे पास जॉन लॉके, ओके, और दूसरे का नाम है हमारे पास इमैनुअल कैंट। इन्होंने डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड सब्सिक्वेंट ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स, ओके।
तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि किसने हमारे पास डेवलप किया कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी, तो आपको इनका नाम ज़रूर याद रखना है। एक तो जॉन लॉकी का और दूसरा हमारे पास इमैनुअल कैंट का। जॉन लॉकी की बात करें तो इन्होंने नेचुरल राइट्स के बारे में बताया, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में, और जो हमारे पास इमैनुअल कैंट थे इन्होंने ह्यूमन डिग्निटी एंड मोरल राइट्स के बारे में बताया। तो ये 17th-18th सेंचुरी की बात है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि किसने डेवलप किया कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड सब्सिक्वेंट ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स। तो आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए। इन दोनों का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, जॉन लॉकी एंड इमैनुअल कैंट। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939-1945। ऑलरेडी शुरू में भी हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो थी हमारे पास 1939 से अगर 1945 के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द एट्रोसिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939-1945 क्रिएटेड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कोडिफाई यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है, क्रिएशन होती है यूनाइटेड नेशंस की और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की 1948 में। किसकी क्रिएशन होती है जी, यूनाइटेड नेशंस की और UDHR की। होता क्या है देखिए, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या करती है, ये हमारे पास अडॉप्टेड करती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, यानी कि UDHR को। कब करती है ये डेट आप याद रख लेना, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और होता क्या है यहाँ पे, मार्किंग ए पाइवोटल मोमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। यहाँ पे एक मार्किंग स्टेप माना जाता है पाइवोटल मोमेंट में, किसकी डेवलपमेंट में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की डेवलपमेंट में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास UDHR है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसे आप कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास 30 आर्टिकल्स आते हैं। कितने आर्टिकल्स आते हैं, 30 आर्टिकल्स आते हैं दैट इस्टेब्लिश फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो इस्टेब्लिश करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एंड सर्व करते हैं एज द फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ एंड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो हमारे पास 30 आर्टिकल्स हैं ये भी हम अच्छे से देखेंगे इसी वीडियो में, बस आपने वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर 1948 के बाद 1948 के बाद क्या होता है, मैनी बाइंडिंग ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ वर क्रिएटेड। बहुत सारी बाइंडिंग ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ जो होती हैं क्रिएट की जाती हैं, जिसमें ICCPR भी होता है। ठीक है, हमने इसके बारे में अभी पहले पढ़ा था, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए, एंड ICSCR जो हमारे पास इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए होता है। ये क्रिएट किए जाते हैं कब, 1948 के बाद। कब, याद रखना 16 दिसंबर 1966 में। ये डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि UN जनरल असेंबली जो है ये अडॉप्ट करती है 2 कम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ठीक है, फर्दर एलोबरेट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को। एक इसमें था हमारे पास इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जिसे आप ICESCR के नाम से जानते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिसे आप ICCPR के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैंने जस्ट अभी पहले आपको इन डिटेल बताया था। तो ये चीज़ें आपने यहाँ तक तो याद रखनी है। अब आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ इसको याद रखने का, मतलब कि जो हमारे पास इवोल्यूशन है ह्यूमन राइट्स का, इसके बारे में अगर आपको ट्रिक याद रखना है तो ट्रिक क्या है, C याद रखोगे। ठीक है, म्यू याद रखोगे, C म्यू FK ओके WU। अब ये क्या है, अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी चीज़ें याद रख सकते हैं। देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, साइरस सिलेंडर्स। सबसे पहले हमने साइरस सिलेंडर के बारे में बात करी थी कि ये फर्स्ट नाउन राइट्स डिक्लेरेशन था। क्या था, फर्स्ट नाउन राइट्स डिक्लेरेशन। फिर हमारे पास यहाँ पे मैग्ना कार्टा आता है, MEU से क्या याद रखेंगे, M से मैग्ना कार्टा, फिर E से इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं अभी इन डिटेल भी आपको इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिक आपको हेल्प करेगा। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आता है, फिर हमारे पास US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, म्यू से ये आप याद रखेंगे। FK से आप याद रखेंगे फ्रेंच डिक्लेरेशन, और K से कैंट एंड लॉकी के बारे में याद रखेंगे जो हमारे पास फिलोसफर थे। ठीक है, W से वर्ल्ड वॉर सेकंड याद रखेंगे, और U से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स याद रखेंगे। ये एक पूरी स्टोरी आपके दिमाग में छप जाएगी
जानी चाहिए कि पहले हमारे पास साइरस सिलेंडर आया जो फर्स्ट नाउन राइट्स डिक्लेरेशन माना जाता है, फिर हमारे पास मैग्ना कार्टा आता है, फिर इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आता है, फिर यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, फिर फ्रेंच डिक्लेरेशन आता है, फिर हमारे पास केंट एंड लॉकी की बात करें जो फिलासफर क्या बताया ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड की हम बात करते हैं, उसके बाद क्या चेंजिंग आई, और खास करके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे, CMU FKWU, ओके। तो यहाँ तक ये कहानी तो आपको समझ आई होगी मोटी मोटी। बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखें ये स्लाइड भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। अभी ही पहले हमने देखा मैग्ना कार्टा के बारे में, बिल ऑफ राइट्स के बारे में, अब थोड़ा सा हम इन डिटेल इनके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़े मेन पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो मैग्ना कार्टा है ना, मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा फाउंडेशंस ऑफ इंडिविजुअल राइट माना जाता है। क्या माना जाता है? फाउंडेशंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, याद रखना मैग्ना कार्टा माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा को साइंड किसने किया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों साइंड किया गया किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड के थ्रू। कब? 1215 में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, कब? 1215 में, टू अवॉइड करने के लिए सिविल वार को। पहला पॉइंट आप मैग्ना कार्टा के बारे में याद रखेंगे। किसके बारे में? मैग्ना कार्टा के बारे में। इसको साइन किया था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने 1215 में, टू अवॉइड करने के लिए एक सिविल वार को। और याद रखना इट वाज रिपीटेड, ठीक है, री इशूड, ये रिपीटेड किया गया, री इशूड किया गया विद सम चेंजेस इन 1216, 1217 एंड 1225। इसमें बहुत सारी चेंजिंग बाद में आई और कहा जाता है सैड दैट इवन द किंग मस्ट फॉलो द लॉ। इसमें ये जो चेंजिंग आई, इसमें ये कहा गया था कि जो किंग होगा वो भी लॉ को फॉलो करेगा और ही इज़ नॉट अबव द लॉ, से अबव नहीं होगा, लॉ से अबव नहीं होगा। तो ये मैग्ना कार्टा में बताया गया है। और मैग्ना कार्टा क्या देता है? गिव बेसिक राइट्स टू फ्री पीपल। याद रखना ये बेसिक राइट्स देता है टू फ्री पीपल, के लोगों को फ्री किया जाए, लाइक प्रोटेक्शन के केस में फ्रॉम अनअफेयर पुनिशमेंट, जो उनको अनअफेयर पुनिशमेंट दी जाती थी, इनसे लोगों को फ्री किया जाए। तो ये मैग्ना कार्टा के कुछ पॉइंट्स हैं, इतने ही आपने याद रखने हैं, इन डिटेल और कुछ भी मत याद करना, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है वही करना। बस याद रखना मैग्ना कार्टा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाउंडेशन माना जाता है इंडिविजुअल राइट्स के लिए। और ये साइन किया था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने, कब किया था? 1215 में। किसको अवॉइड करने के लिए? सिविल वार को अवॉइड करने के लिए। और फिर ये रिपीटेड किया जाता है, री इशूड किया जाता है कुछ चेंजेस के साथ। 1216 की बात करें, 1217 या फिर 1225 की बात करें, कहा जाता है कि इसमें यह बताया गया था कि किंग जो होगा वो फॉलो करेगा लॉ को, ठीक है, ही इज़ नॉट अबव द लॉ, कि वो लॉ से अबव नहीं होगा। और इसमें कुछ बेसिक राइट्स दिए गए थे कि लोगों को फ्री किया जाए, लाइक प्रोटेक्शन दी जाए फ्रॉम अनअफेयर पुनिशमेंट। तो ये पॉइंट आप जो है याद रखेंगे मैग्ना कार्टा के बारे में। अगर हम ऐसे ही मैग्ना कार्टा के बारे में पढ़ेंगे तो 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इतना डीप हमने नहीं पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है वही हमने पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ओके। फिर बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं, 69। यहाँ पे क्या लिखा गया है? ये पास किया जाता है बाय पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है ना कि बिल ऑफ राइट्स किसने हमारे पास यहाँ पे पास किया था? याद रखना इंग्लैंड ने पास किया था, एंड गॉट रॉयल अप्रूवल ऑन 16 दिसंबर 1689। ये डेट आप याद रख सकते हैं। इसको रॉयल अप्रूवल कब मिला? 16 दिसंबर 1689 को। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और इसमें क्या किया गया? लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग क्वीन एंड स्ट्रेंथन द रोल ऑफ पार्लियामेंट। इसमें लिमिट किया गया पावर्स ऑफ द किंग क्वींस की जो पावर्स थी उनको भी लिमिटेड किया गया, एंड स्ट्रेंथनड किया गया किसको? रोल ऑफ पार्लियामेंट को। ये पॉइंट आप नोट करेंगे बिल ऑफ राइट्स में। और क्या कहा जाता है? देखिए, गेव सिविल राइट्स टू द पीपल, ये लोगों को क्या देता है? सिविल राइट्स देता है, लाइक प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम क्रूअल पनिशमेंट एंड अनअफेयर टैक्सेस से। याद रखना बिल ऑफ राइट्स में बहुत सारी चेंजिंग लाई गई और जिसमें बताया गया कि लोगों को राइट्स दिए जाएंगे, जैसे प्रोटेक्शन दी जाएगी क्रूअल पनिशमेंट से एंड हमारे पास अनअफेयर टैक्सेस से, ओके। और रिक्वायर्ड दैट द मोनार्क मस्ट गेट पार्लियामेंट कंसेंट फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। और इसमें यह भी बताया गया कि जो मोनार्क होगा, कौन? मोनार्क। अब मोनार्क क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मोनार्क का मीनिंग क्या होता है? मोनार्क का मीनिंग होता है किंग और क्वीन हु रूल्स ए कंट्री, स्पेशली ए कंट्री दैट हैज़ ए मोनार्की, यानी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद ए रॉयल फैमिली। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड किया गया? रिक्वायर्ड दैट द मोनार्क मस्ट गेट पार्लियामेंट कंसेंट फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन, कि जो मोनार्क होगा वो भी हमारे पास पार्लियामेंट की मंजूरी लेगा, किस लिए? इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। ये चीज़ें बिल ऑफ राइट्स में बताई गई 1689 के।
तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस्ड मैनी मेजर डॉक्यूमेंट्स लाइक द यूएस बिल ऑफ राइट्स एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास बिल ऑफ राइट्स था 1869 का, ये भी पास किया गया पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, और इसको जो रॉयल अप्रूवल मिला वो 16 दिसंबर 1689 को मिला। इसमें खास क्या हुआ, इस पर खास ये हुआ कि लिमिटेड किया गया पावर ऑफ किंग क्वीन एंड स्ट्रेंथन किया गया रोल ऑफ पार्लियामेंट को। ओके, और ये क्या देता है, ये सिविल राइट्स देता है लोगों को, लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल पनिशमेंट एंड अनफेयर टैक्सेस। और इसमें यह भी रिक्वायरमेंट थी कि जो मोनार्क होगा वो क्या करेगा, वो कंसेंट लेगा, मंजूरी लेगा पार्लियामेंट की, किस लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। तो ये लोगों को क्या देता है, ये लोगों को सिविल राइट्स देता है, लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल पनिशमेंट एंड अनफेयर टैक्सेस। और इसमें बताया गया कि जो मोनार्क होगा वो पार्लियामेंट से मंजूरी लेगा इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फिर हमारे पास दिया गया है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या है, देखिए ये अडॉप्ट किया जाता है 4 जुलाई को। कब, 4 जुलाई को ये अडॉप्ट किया जाता है, याद रखना, अडॉप्टेड ऑन जुलाई 4 1776, डेट याद रख लेना। ये अडॉप्टेड किया गया था 4 जुलाई 1776 को बाय द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। किसके द्वारा, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा, टू डिक्लेयर करने के लिए इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, तो इसमें क्या हुआ, असर्टेड द राइट टू सेल्फ गवर्नेंस, असर्टेड किया गया राइट टू सेल्फ गवर्नेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम ओप्रेसिव रूल। में किस चीज़ को ऐड किया गया, राइट टू सेल्फ गवर्नेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम ओप्रेसिव रूल। ये एम्फिसाइज करता है इंडिविजुअल्स के राइट्स को, जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। रिटन मेनली बाय थॉमस जेफरसन, इसको किसने लिखा है, थॉमस जेफरसन ने लिखा है, विद इनपुट फ्रॉम ए कमेटी इंक्लूडिंग जॉन एडम्स एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये नाम आप नोट कर सकते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में। एक नाम है थॉमस जेफरसन, ओके, विद इनपुट फ्रॉम ए कमेटी इंक्लूडिंग जॉन एडम्स एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। हैड ए ग्लोबल इम्पैक्ट, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पर इंस्पायरिंग रिवोल्यूशंस, ठीक है, याद रखते हैं, लाइक द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड शेपिंग डेमोक्रेटिक आइडियाज़ वर्ल्ड वाइड। और इससे क्या होता है, शेपिंग किया जाता है डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को वर्ल्ड वाइड। तो याद रख लेना, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसका इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करते हैं, एंड शेपिंग किया इसने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को वर्ल्ड वाइड, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा, एक तो मैग्ना कार्टा देखा जो फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स माना जाता है, दूसरा बिल ऑफ राइट्स 1869 देखा, फिर हमने देखा अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो अडॉप्टेड किया गया जुलाई 4 1776 को बाय द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस टू डिक्लेयर करने के लिए इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें असर्टेड की गई, जैसे राइट टू सेल्फ गवर्नेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम ओप्रेसिव रूल। ओके, एम्फिसाइज किया गया इंडिविजुअल्स के राइट को, लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को। तो इसको लिखने वाले बहुत सारे थे, जैसे थॉमस जेफरसन थे, और इसी के साथ जॉन एडम्स एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी बहुत अहम रोल था। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। बहुत सारी रिवोल्यूशंस इससे इंस्पायर हुई, तो वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी रिवोल्यूशंस थी। क्लियर। अब यहीं पे ये भी आप याद रख सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीज़न। देखें, ये अडॉप्टेड किया जाता है 26 अगस्त 1789 को ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। किसके दौरान, फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान, बाय द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसमें डिक्लेयर किया जाता है यूनिवर्सल एंड इनअलाइनेबल राइट्स लाइक लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। मतलब कि इसमें डिक्लेयर किया जाता है यूनिवर्सल, ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं, एंड इनअलाइनेबल राइट्स को, जैसे लिबर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन की बात करें। शुरू में मैंने आपको यूनिवर्सल का मीनिंग भी समझाया, इन अलाइनेबल का भी समझाया, तो आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रमोटेड किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ओके, प्रेस, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। इसमें ये सारी चीज़ें प्रमोट की गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया गया, प्रेस को प्रमोट किया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ को प्रमोट किया गया, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट को प्रमोट किया गया। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन में जो हमारे पास अडॉप्टेड किया जाता है 26 अगस्त 1789 को ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। किसके द्वारा, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। यहाँ पे लिखा गया इंस्पायर्ड बाय इनलाइटनमेंट आइडियाज़ एंड द अमेरिकन रिवोल्यूशन बिकेम ए मॉडल फॉर मैनी लेटर कॉन्स्टिट्यूशंस। और बाद में ये क्या बन गया, एक मॉडल बन गया बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। देखिए, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं ना, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो राइट हैं, इनका इन ह्यूमन राइट्स के साथ क्या लेना देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया गया है प्लेड ए मेजर रोल इन एंडिंग फ्यूडल प्रिविलेज एंड बिल्डिंग ए मेजर जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन फ्रांस। तो इससे क्या होता है, एक मेजर रोल प्ले किया जाता है एंडिंग करने में फ्यूडल प्रिविलेज
अब ये क्या है, फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होता है? इसका मीनिंग है स्पेशल राइट्स, पावर्स और एडवांटेजेस दैट वर ग्रांटेड टू सर्टेन पीपल्स। मेनली जो नोबल्स लोग होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं, या फिर हम एरिस्टोक्रेट्स की बात करते हैं ड्यूरिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ द मिडिल एज। तो इस चीज़ को एंड किया जाता है और यहाँ पे क्या बनाया जाता है, एंड बिल्डिंग ए मोर जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाई जाती है फ्रांस में। तो ये पॉइंट आप कुछ नोट करेंगे, इसके द्वारा भी बहुत सारी चेंजिंग लाई गई और बाद में ये क्या बना, एक रोल मॉडल बना बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, ठीक है। और ये अडॉप्ट किया गया था 26 अगस्त 1789 को ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। कब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। किसके द्वारा? नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। क्या डिक्लेयर किया गया? यूनिवर्सल एंड इनअलाइनेबल राइट्स को डिक्लेयर किया गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लाइबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ठीक है। इसी में प्रमोट किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच को, प्रेस को, इक्वलिटी बिफोर लॉ को एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे इसके बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, जॉन लॉकी नेचुरल राइट्स, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। क्यों पूछा जा सकता है कि नेचुरल राइट्स के लिए कौन जाना जाता है, तो जॉन लॉकी जाने जाते हैं। एवरी पर्सन हैज़ नेचुरल राइट्स टू लाइफ, इनका क्या कहना था कि हर एक पर्सन के नेचुरल राइट्स होते हैं, लाइफ की बात करें, लाइबर्टी की बात करें या फिर प्रॉपर्टी की बात करें। और ये जो राइट होते हैं, दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये ज़रूरी है किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएँ, गवर्नमेंट के द्वारा, व्हेन पीपल फ्रॉम ए सोसाइटी आर कॉमनवेल्थ। तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे, खास करके नेचुरल राइट्स के बारे में ये नाम ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। जॉन लॉकी का आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स दैट लेटर इन्फ्लुएंस्ड द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज़ करना है। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो आप इसका आंसर दे देंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन लॉकी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रख लेना। जॉन लॉकी की बात करते हैं, एक ऐसे फिलोसफर थे जो मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड हैं डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स दैट लेटर इन्फ्लुएंस द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर यहीं पे दिया गया है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789, ठीक है, प्राइमरली ड्रू इट्स इन्फ्लुएंस फ्राम, कि जो हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन है 1789 का, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, प्राइमरली ड्रू इट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम, किससे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस लिया है, ड्रू किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनलाइटनमेंट थिंकर्स एंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। यही चीज़ हमने पढ़ी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो आप याद रखेंगे द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789 प्राइमरली ड्रू इट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम इनलाइटनमेंट थिंकर्स, ओके, एंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर है। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स ए ह्यूमन राइट्स माइलस्टोन विद इट्स हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड है, ठीक है ना, करेक्टली पेयर कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनेंगे। ए ह्यूमन राइट्स माइलस्टोन विद इट्स हिस्टोरिकल इम्पैक्ट पहले दिया गया है, हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679, मैग्ना कार्टा 1215, फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। अब देखें, आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड किया होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, एबोलिश्ड मोनार्की इन ब्रिटेन। इसके सामने दिया गया है लीगलाइज्ड स्लेवरी अक्रॉस यूरोप। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। सिंपल ऑप्शन नंबर बी, मैग्ना कार्टा 1215 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट दैट रूलर्स आर सब्जेक्ट टू द लॉ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये वाला पेयर बिल्कुल सही है, बाकी गलत है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। तो इस तरह के पेयर फॉर्म क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, कि हमारे पास कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को। अब हम इन डिटेल ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द वर्ड ह्यूमन राइट्स इज़ नॉट रिटन, कि इसमें हमारे पास वर्ड ह्यूमन राइट्स लिखा नहीं गया है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोटेक्ट्स करता है, ये बचाता है ऑल ह्यूमन राइट्स को थ्रू इट्स पार्ट्स, ठीक है। अब देखें, जैसे हमारे पास दिया गया है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या लिखा गया, सेज इंडिया, इंडिया क्या है, एक सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। तो ये पॉइंट किस में दिए गए हैं, हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। और ये प्रमोट्स करता है जस्टिस को, लाइबर्टी को, इक्वलिटी को एंड फ्रैटर्निटी को, विच आर बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो क्या हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये समझ आई है कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को अपने पार्ट के जरिए, जिसमें जैसे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे पास पार्ट 3 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, राइट्स फॉर एवरी सिटीजन्स, जैसे राइट टू इक्वलिटी,
अगर हम राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आता है, जिसमें एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक क्या है, इक्वल है लॉ से पहले। तो ये हमें पता क्या चलता है इससे कि हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, जैसे कि हमने बोला प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जिसमें राइट्स फॉर एवरी सिटीजन है। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मूवमेंट है एंड मोर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है आर्टिकल 23 से 24 के बीच में, नो चाइल्ड लेबर आई ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें दिया गया है, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये क्या है, ये ह्यूमन राइट्स ही तो हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट्स के तौर पे दिए गए। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी रिलीजन फ्रीली। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, ठीक है ना, आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में, ये प्रोटेक्ट करता है लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हैं जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आते हैं, ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, आर्टिकल 32 में आते हैं, यू कैन गो टू कोर्ट इफ़ यूर राइट्स आर डिनाइड, कि आप कोर्ट भी जा सकते हो अगर आपके राइट्स क्या होते हैं, डिनाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे कि लिखा गया था हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को। हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स तो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को थ्रू इट्स पार्ट्स। हमने देखा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, जो प्रमोट करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को। ये क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट्स ही तो है। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, आपने ऑलरेडी इनके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में राइट टू इक्वलिटी आता है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम आता है, मतलब आपको फ्रीडम है स्पीच की, मूवमेंट की एंड मोर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करें आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है, यानी कि नो चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हैं आर्टिकल 29 से 30 के बीच में, जो प्रोटेक्ट्स करते हैं लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो आर्टिकल 32 में आता है, यानी कि तुम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके राइट्स को कोई डिनाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को हमें समझना है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, पार्ट 4 में आता है, जिसमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है ना, आपने अच्छे से पढ़ा तो है इसको। ये जो है दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, ये इन्फोर्सेबल नहीं होते। देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, ये इन्फोर्सेबल नहीं होते कोर्ट में, बट हेल्प गवर्नमेंट मेक गुड लॉज, लेकिन ये गवर्नमेंट की मदद करते हैं अच्छे लॉज बनाने के लिए। जैसे कि आर्टिकल 30 सब क्लास फर्स्ट है, स्टेट मस्ट वर्क फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कि जो स्टेट है ये वर्क कर सकती है किस लिए, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए। आर्टिकल 39 है राइट्स लाइक इक्वल पे की बात कर रहा है, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स की एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की, ठीक है ना। आर्टिकल 39 ए की जैसे हम बात करते हैं, एवरीवन शुड गेट फ्री लीगल हेल्प एंड जस्टिस, तो ये क्या है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स ही तो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आता है, जिसमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाता है। जैसे हमने आर्टिकल 31 सब क्लास फर्स्ट की बात करी कि स्टेट के लिए मस्ट है वो काम करेगा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए। आर्टिकल 39 कहता है राइट्स, जैसे कि इक्वल पे की बात करें, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स की बात करें एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और आर्टिकल 39 ए की बात करें कि एवरीवन शुड गेट फ्री लीगल हेल्प एंड जस्टिस, कि हर एक जो भी इंसान है वो फ्री लीगल हेल्प ले सकता है और जस्टिस भी। तो ये हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ओके। साथ ही साथ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट यूजेज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज टू एक्सप्लेन इंडियन राइट्स, के जो सुप्रीम कोर्ट है ना ये यूजेज करती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए इंडियन राइट्स को। जैसे कि सिटीजन्स कैन यूज रिट्स, सिटीजन्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं रिट्स को, लाइक हैबियस कॉर्पस टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, किसको बचाने के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए, ठीक है ना। इंडिया है स्पेशल बॉडीज़ लाइक वुमेन्स कमीशन, इंडिया के पास स्पेशल बॉडीज़ भी है जैसे वुमेन कमीशन है एंड SC/ST कमीशन है, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ वीक ग्रुप्स, ठीक। राइट्स टू प्रॉपर्टी की बात करिए, एक फंडामेंटल राइट था बट बाद में ये रिमूव किया गया था 1978 में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बोला ये भी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन रिमूव कब किया गया, 1978 में, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में,
ठीक है ना, ये डिलीटेड किया जाता है राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ पे दिया गया है मेन गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन गोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? टू इंश्योर करना ह्यूमन डिग्निटी को, इक्वलिटी को एंड जस्टिस फॉर ऑल। कि हमारे पास मेन गोल ही यही है कि इंश्योर करना है ह्यूमन की डिग्निटी को, इक्वलिटी को, जस्टिस फॉर ऑल, नो मैटर द कास्ट। कोई मैटर नहीं करता कास्ट, रिलीजन, जेंडर और बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें भी किसके रिलेटेड हैं? ह्यूमन राइट्स के ही रिलेटेड हैं, जो हमने यहाँ पे अभी देखी है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दिया गया है वाई इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर। कि हमारे पास ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? शुरू में भी बताया था, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। कि ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को किसके द्वारा? बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। ये मार्क्स करता है द डे व्हेन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्टेड किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। कब? 1948 में, याद रख लेना। ओके, इट इज़ ए डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स। ये एक ऐसा डे है जिसमें रेज किया जाता है अवेयरनेस किसके बारे में? ह्यूमन राइट्स के बारे में, एंड प्रमोट किया जाता है डिग्निटी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ओके, अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना, करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2024 क्या रहा है? देखिए, द थीम फॉर 2024 इज अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ। अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ, ये हमारे पास क्या था? थीम था 2024, याद रखना, ह्यूमन राइट्स डे के लिए पूछा जा सकता है। हाईलाइट्स करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन फेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। किसको हाईलाइट करता है ये थीम? जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन राइट्स की फेसिंग करने में ग्लोबल चैलेंजेस को। और ये याद रखना, इनकरेज करता है एक्शन टू बिल्ड ए बेटर एंड फेयरर फ्यूचर फॉर ऑल स्टार्टिंग नाउ। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2024 के लिए। अगर आपसे पूछा जाए 2024 का जो ह्यूमन राइट्स डे था, इसका थीम क्या था? आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। क्लियर? ओके, यहीं पे दिया गया है, देखिए मेन पॉइंट है, लिखा गया इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड किया जाता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को, याद रखना। साउथ अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को, इन रिमेम्बरेंस ऑफ द शेरपीविली मसाकर विच अकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड रेजिम। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि साउथ अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को। किसकी रिमेम्बरेंस में? जो हमारे पास शेरपीविली मसाकर हुआ था, अक्कड़ हुआ था एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड रेजिम की। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम रिलेटेड हैं। हो सकता है यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो थीम जरूर याद रख लेना 2024 का, ठीक है। अब कुछ हमारे पास नोटेबल इवेंट्स दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स डे के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2004 की, यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च की जाती है फ्री करने के लिए साइबर डिसिडेंट्स चाइना, मालदीव्स एंड वियतनाम में। अब ये साइबर डिसिडेंट क्या होता है? देखें, साइबर डिसिडेंट रेफर टू ए पर्सन हु यूजेस द इंटरनेट, सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, blogs or other digital tools to criticize, oppose or protest against a government or authority, ठीक है ना, often in countries where freedom of speech is restricted। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये कैंपेन लॉन्च की जाती है 2004 में, ठीक है। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स बॉडीज प्रेज्ड EU गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स डिफेंडर्स। तो ये एक पॉइंट आप ज़रूर याद रखेंगे कि 2004 में क्या हुआ था, ज़्यादा इन डीप नहीं पढ़ना है, कि एक कैंपेन लॉन्च की गई थी फ्री करने के लिए साइबर डिसिडेंट्स को चाइना, मालदीव्स एंड वियतनाम में, ठीक है। और साइबर डिसिडेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा है 2008 में क्या होता है, चाइना में, इन चाइना पीपल डिटेन्ड फॉर साइनिंग चार्टर 08 पिटिशन। होता क्या है, सेवरल पीपल वर डिटेन्ड इन चाइना आफ्टर अराउंड 300 पीपल साइंड एन आउटलाइन पिटिशन टाइटल चार्टर 08। आफ्टर अराउंड 300, लगभग 300 लोगों ने साइन किया था एक ऑनलाइन पिटिशन टाइटल चार्टर 08 फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, ठीक है। होता है UNY ऑस्ट्रेलिया जो होता है राइट फॉर राइट्स कैंपेन टू रेज यूथ वॉइसेस। होता क्या है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें एक मैसेज अबाउट ह्यूमन राइट्स के बारे में बाई फोन और ऑन ए वेबसाइट फॉर डिस्प्ले इन ऑस्ट्रेलियन स्टेट कैपिटल सिटीज़। तो ये कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे, मतलब कौन कौन से नोटेबल इवेंट्स, स्टेप्स उठाए गए ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, ह्यूमन राइट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बाकी हम आर्टिकल्स में भी देखेंगे, जो हमारे पास टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, उसमें कौन कौन से ह्यूमन राइट्स आते हैं अंडर UDHR। फिर यहीं पे 2011 की बात करते हैं, तो इसका फोकस था ऑन द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म आफ्टर ग्लोबल प्रोटेस्ट।
ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर 2015 में क्या होता है, थीम जो होता है अवर राइट्स अवर फ्रीडम्स ऑलवेज रहता है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। द थीम फॉर 2015 इज़ अवर राइट्स अवर फ्रीडम्स ऑलवेज। फिर 2016 में क्या होता है, जो थीम रहता है इसका, द थीम फॉर 2016 इज़ स्टैंड अप फॉर समवन राइट्स टुडे। ठीक है, 2016 में ये थीम रहता है ह्यूमन राइट्स डे का। फिर 2017 में क्या होता है हमारे पास, याद रखना 2017 में हमारे पास थीम जो रहता है, द थीम फॉर 2017 इज़ लेट्स स्टैंड अप फॉर इक्वलिटी जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक पेपर में ये कॉलम वाइज पूछे गए थे थीम, ठीक है ना। 2017 का था लेट्स स्टैंड अप फॉर इक्वलिटी जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो मेन थे। 2018 में क्या होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, द थीम फॉर 2018 इज स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स, ये इसका थीम रहता है। और 2019 में हमारे पास मैसिव रैली होती है हांगकांग में ऑन December 8, ओके। और लगभग यहाँ पे क्या होता है, 800,000 और 8 लाख पीपल प्रोटेस्टेड फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डे के बारे में। तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। जो हमने देखा 2004 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ, 2015 में थीम क्या था, 16 में क्या था, 17 में क्या था, 18 में क्या था, 19 में क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2024 का थीम बता दिया था, हो सकता है आपको 2024 का थीम पूछा जाए, तो इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। क्लियर, ओके। अब जैसे यहाँ पे इस स्लाइड में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ ह्यूमन राइट्स डे इन 2011। 2011 में मेन फोकस क्या था ह्यूमन राइट्स डे का। तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन राइट्स। तो यही तो हमारे पास मेन फोकस था ह्यूमन राइट्स डे का 2011 में, कि रोल ऑफ सोशल मीडिया क्या है एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन राइट्स में। अब यहीं पे दिया गया द चार्टर 08 पिटिशन विच लेड टू डिटेंशंस इन चाइना वाज रिलेटेड टू विच ईयर ह्यूमन राइट डे। अभी हमने देखा था पहले, तो आपको सही आंसर चूज करना है, बताएं क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2008। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इतना सब क्यों पढ़ा रहे हो, देखो ये ज़रूरी है, कोई पता नहीं कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक एक मार्क्स ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एक मार्क्स, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे इन 2016, कि हमारे पास 2016 में ह्यूमन राइट डे का थीम क्या था, ठीक है ना। आप बताएं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैंड अप फॉर समवन राइट्स टुडे, ठीक है, स्टैंड अप फॉर समवन राइट्स टुडे। ये थीम था हमारे पास ह्यूमन राइट डे 2016 के लिए। तो इन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है, थीम वगैरह देख लेना अच्छे से, ठीक है। कोई मेजर इवेंट हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है, बाकी तो अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, वो तो अभी बाकी हैं, ठीक है ना। आप इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना आज, ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है इसमें। अब दिया गया है व्हाट आर द अदर ट्रीटीज़ रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स के, और कौन सी अदर ट्रीटीज़ हैं जो रिलेटेड हैं ह्यूमन राइट्स के, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज़ द सीरीज ऑफ जेनीवा कन्वेंशंस ऑफ 1949। देखें जेनीवा कन्वेंशन जो है ना 1949 की, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, विच आर सेलिब्रेटिंग देयर 75th एनिवर्सरी इन 2024, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास जेनीवा कन्वेंशन है ना 1949 की, ये क्या था, ये एक सेट था इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का, जिसमें डिफाइन किया गया था रूल्स ऑफ वार को एंड प्रोटेक्ट पीपल ड्यूरिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, से लोगों को बचाया जाएगा, किससे, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से, ठीक है जी। ये अडॉप्टेड किया जाता है 12 अगस्त 1949 को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसमें टोटल ना एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे समझ लेना और आप नोट कर लेना, टोटल 4 कन्वेंशंस होती हैं। कितनी, 4 कन्वेंशंस होती हैं, अगर इन डीप एग्जामिनर पूछेगा तो। पहली जो होती है फर्स्ट कन्वेंशन, तो उसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है वोंडेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग वार। जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना ये नोट कर लिया करो। पहली में क्या होता है, बचाया जाता है जितने भी वोंडेड और सिक सोल्जर्स होते हैं ऑन लैंड ड्यूरिंग वार। दूसरी में हमारे पास सेकंड कन्वेंशन जो होती है, उसमें प्रोटेक्ट किया जाता है वोंडेड, सिक एंड शिप रैक्ड मिलिट्री पर्सनल को सी में, ठीक है, दूसरा भी समझ आया होगा। और तीसरे में क्या होता है, थर्ड कन्वेंशन जो होती है प्रोटेक्ट करती है प्रिजनर ऑफ वार को, फेयर ट्रीटमेंट, नो टॉर्चर, बेसिक राइट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। फोर्थ कन्वेंशन में प्रोटेक्ट किया जाता है सिविल्स इन वार जोन्स में, जो सिविल्स जो होते हैं कहाँ पे, वार जोन्स में,
ठीक है, प्रोहिबिट्स टारगेटिंग देम, इंश्योर्स देयर सेफ्टी। तो ये हमारे पास 4 कन्वेंशन होती हैं जेनीवा कन्वेंशन के अंडर 1949 में। मैंने आपको बता दिया, आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके सुन लेना मैंने क्या बोला है। फर्स्ट कन्वेंशन में प्रोटेक्ट किया जाता है वाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स को ऑन लैंड ड्यूरिंग वार। सेकंड में प्रोटेक्ट किया जाता है वाउंडेड, सिक एंड शिपरेक्ट मिलिट्री पर्सनल को एट सी। थर्ड में हमारे पास प्रोटेक्ट किया जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है, फॉर फेयर ट्रीटमेंट, नो टॉर्चर, बेसिक राइट्स के लिए। फोर्थ कन्वेंशन में प्रोटेक्ट किया जाता है सिविलियंस को वार जोन्स में, प्रोहिबिट किया जाता है टारगेटिंग देम, इंश्योर देयर सेफ्टी। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। जब हम बात करते हैं जेनीवा कन्वेंशन के बारे में तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए पार्टी टू द 1949 जेनीवा कन्वेंशन। तो ये पार्ट किसका है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। याद रख लेना, जेनीवा कन्वेंशन किसका पार्ट है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ वार, लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ये किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ वार और लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के नाम से। एम्स टू लिमिट द इफेक्ट्स ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। इसमें एम क्या है इसका? लिमिट करना है इफेक्ट्स ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को और प्रोटेक्ट करना है सिविलियंस को एंड दोज नॉट टेकिंग पार्ट इन लाइटिस। रिस्ट्रिक्ट्स करता है द मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वारफेयर को। तो जेनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949 को आप ज़रूर याद रख लेना। फिर हमारे पास यहाँ पे है मेजर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज। अब ये क्या है? सबसे पहले कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948। याद रख लेना, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948। इसका एम क्या था? प्रिवेंट्स एंड पुनिशेस एक्ट्स ऑफ जीनोसाइड। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है? जीनोसाइड का मीनिंग होता है डेलिब्रेट किलिंग और हार्मिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली बेस्ड ऑन देयर रेस। किसके बेस पे? रेस के बेस पे, रिलीजन, एथनिसिटी या फिर नेशनलिटी के बेस पे आप जब किसी के साथ जुल्म करते हैं। जिनोस देखें, जिनोस जो है ना, जिनोस ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक, जिसे हम कहते हैं रेस और ट्राइब, जिसका मीनिंग क्या है? रेस और ट्राइब। और साइड का मीनिंग है लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है किलिंग। क्या है? किलिंग। याद रख लेना, जीनोसाइड इज इक्वल टू किलिंग ऑफ ए ग्रुप। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। जीनोसाइड की डेफिनेशन 1948 में क्या दी गई? यूएन कन्वेंशन के द्वारा। जीनोसाइड मीन्स एक्ट्स कमिटेड विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट ए नेशनल, एथनिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। 1948 के बारे में याद रख लेना, इसका नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, ठीक है। ये प्रिवेंट्स करता है एंड पुनिश करता है एक्ट ऑफ जीनोसाइड को। फिर है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965। इसका एम था एंड करना रेसिज्म को एंड प्रमोट करना इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसिस। तो इसके बारे में भी आप याद रख लेना। ये कब हमारे पास इस्टेब्लिश किया गया था? 1965 में, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ओके। उसी के साथ आ जाता है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। क्या आ जाता है? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जितने भी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट होते हैं? वुमेन के अगेंस्ट। CEDAW। ये कब होता है? 1979 में। इसमें क्या किया जाता है? इसका एम था प्रमोट करना जेंडर इक्वलिटी एंड प्रोटेक्ट करना वुमेन्स के राइट्स को। तो ये भी आपको समझ आया होगा, अच्छे से याद रख लेना। फिर हमारे पास कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पुनिशमेंट। किसके अगेंस्ट कन्वेंशन आती है? टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट के लिए या पुनिशमेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है? इसका जो एम होता है ये प्रोहिबिट्स करता है टॉर्चर को एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन ऑल फॉर्म्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप याद रखेंगे। मेजर ह्यूमन राइट ट्रीटीज कौन कौन सी हैं? कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पुनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, ओके, 1948। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ओके। और यहीं पे कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पुनिशमेंट। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, क्लियर। तो ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखनी है। इनका एम और इनका ईयर पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास दिया गया है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये भी आता है 1989 में। ये इंश्योर करता है चिल्ड्रन राइट्स को सच एज एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड हेल्थ को। याद रखना, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ये कब आता है? 1989 में। इसमें भी आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी मेजर ट्रीटीज हैं जो रिलेटेड है किसके? ह्यूमन राइट्स के, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी। तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 आप याद रख लेना। मैं इन डीप आपको और ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज 1990। याद रख लेना। इसमें क्या किया जाता है? इसका एम है गारंटीज करना फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज के साथ, कि हमारे पास किसकी गारंटी देना? फेयर ट्रीटमेंट की,
ठीक है, माइग्रेंट वर्कर के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। ये किस में आता है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज 1990। फिर आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस 2006। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस 2006। इसमें क्या होता है? इसका एम है सीक्स टू प्रिवेंट सीक्रेट डिटेंशंस, कि बचाया जा सके सीक्रेट डिटेंशंस को एंड किडनैपिंग को बाय द स्टेट के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, 2006 में ये इस्टेब्लिश किया गया। इसी के साथ साथ कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006, ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो कन्वेंशन था किस पे? ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इसमें हमारे पास इसका एम क्या रहा? प्रमोट्स करना है एक्सेसिबिलिटी, डिग्निटी एंड इंक्लूजन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे जो हमने इस स्लाइड में देखे हैं। कौन कौन सी मेजर ट्रीटीज़ हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स? हमने बहुत सारी यहाँ पे देखी। कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड देखा। यहाँ पे हमने देखा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो सारे के सारे आप याद रख लेना, नोट कर लेना। फिर दिया गया अदर की ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क। और कौन कौन से की ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क है? देखिए, यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स UNGP 2011, याद रखना। इसमें हमारे पास क्या होता है? ये सेट्स करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स के, जिसमें क्या किया जाए? रिस्पेक्ट किया जाए ह्यूमन राइट्स को। और इसका फोकस था फेयर लेबर पे, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एंड एक्सेस टू जस्टिस पे। याद रख लेना, यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स 2011। ओके, अब जो हमने अभी देखा इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज फोकसेस ऑन द राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। बताएं क्या आंसर रहेगा? इनमें से कौन सी ऐसी ट्रीटी है जिसका फोकस है राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन पे? इस क्वेश्चन का आंसर है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989। अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द जेनेवा कन्वेंशंस प्राइमरली डील विद। ये प्राइमरली किसके साथ डील करती है? सिंपल है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ओके, ये किसके साथ डील करती है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। फिर यहीं पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड टू गाइड कॉर्पोरेट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने ठीक किए होंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, ना ही पेयर फॉर्म में अभी हमने आपको क्वेश्चन दिए, ना ही स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि इस तरह से आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस पे अलग से MCQ सेशन भी होगा, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है। बाकी कल हमने टेस्ट लिया था सॉइल्स ऑफ इंडिया का, आज टेस्ट है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो सभी रेडी रहना जो भी पेड वाले हैं। ठीक है, आप में से भी किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको 250 रुपये फ़ी पड़ेगी, अगर ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अगर आपको फुल यहाँ पे कोर्स चाहिए नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए विद PDFs, ठीक है, टेस्ट सीरीज, तो 599 पड़ेगी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इन इंडिया। देखें नोट क्या है? इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखें इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना। इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स कैन मूव टू, जो सिटीजन्स है ना इंडिया के, ये कहाँ पे मूव कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, जो अंडर आर्टिकल 32 है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं, अगर इनका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वायोलेट होता है तो ये मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट्स की बात करें अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, जो हमारे पास 226 आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंडर ये हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। कोई भी आपका फंडामेंटल राइट क्या होता है? वायोलेट होता है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन याद रखना ज़रूरी है, इसको याद रख लेना क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इन आर्टिकल्स के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। ओके, अब यहीं पे लिखा गया है इंडियाज़ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स, कि हमारे पास इंडिया की क्या कमिटमेंट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। देखिए इंडिया की बात करें तो ये भी एक सिग्नेटरी है किसका? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, UDHR का। ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि जो हमारे पास इंडिया है ये भी एक सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का। और इंडिया हैज़ रेटिफाइड द फॉलोइंग कोर इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इंडिया ने कौन कौन सी हमारे पास ट्रीटीज़ को रेटिफाइड किया है जो कोर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं? पूछा जा सकता है। एक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा ICESCR, और दूसरा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड प्रोटेक्शनल राइट्स ICCPR। ठीक है, ओके। अदर इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस रेटिफाइड बाय इंडिया, और कौन कौन सी ऐसी कन्वेंशंस हैं जो रेटिफाइड की गई हैं इंडिया के द्वारा?
इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसके बारे में अभी पहले हम पढ़ रहे थे। तो याद रखना इस कन्वेंशन के लिए भी इंडिया ने रेटिफाइड किया है। और कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW, इसके लिए भी हमारे पास इंडिया ने रेटिफाइड किया है। और साथ ही साथ कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC की अगर हम बात करते हैं, या फिर कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज CRPD। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि इंडिया ने कौन सी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को रेटिफाइड किया है। यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब देखें यहाँ पे लिखा गया है सम अदर रिलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज इन इंडियाज़। अगर हम ह्यूमन राइट्स के केस में बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके रिलेटेड लॉज हैं या पॉलिसीज़ हैं इंडिया में कौन कौन सी हैं, जैसे द स्केड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, याद रख लेना। ये जाना जाता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम से भी। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ अवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज। किसको रिकॉग्नाइज करता है? जो राइट्स हैं, किसके राइट्स हैं? फॉरेस्ट डिवेलिंंग कम्युनिटीज़ के, अवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज के लिए। और ये एम्पावर करता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कि वो मैनेज करें एंड कंजर्व करें फॉरेस्ट को। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो अदर रिलेटेड लॉज हैं या पॉलिसीज़ हैं इंडिया में ह्यूमन राइट्स के लिए, वो क्या क्या हैं। एक तो हमने देखा शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स, और इसमें हमने देखा कि क्या क्या है। ये जाना जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम से, और ये रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ अवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज, और ये एम्पावर करता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मैनेज करने के लिए एंड कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स के लिए। फिर यहीं पर दिया गया है द राइट टू फेयर कंपनसेशन। क्या दिया गया है? द राइट टू फेयर कंपनसेशन। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इस एक्ट को भी याद रख लेना। ये इंश्योर करता है फेयर कंपनसेशन, जो मुआवजा है, फेयर मुआवजा किस लिए? टू दोज हुज लैंड इज एक्वायर्ड, जिसकी लैंड क्या हो चुकी है? एक्वायर्ड हो चुकी है। ये गारंटीज करता है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट फॉर अफेक्टेड फैमिलीज, याद रख लेना। ये इन्हांसिस करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन लैंड एक्विजिशन। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के बारे में। ओके, ये हमारे पास जो एक्ट हैं, लॉज हैं या पॉलिसीज़ हैं इंडिया में, किसके लिए हैं? ह्यूमन राइट्स के लिए है। ओके, इनका आपको भी पता होना चाहिए। अब यहीं पे दिया गया द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, याद रख लेना। एग्जामिनर पूछ सकता है ना आपको वहाँ पे, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेयर फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, कॉलम फॉर्म में आएगा, तो क्या करोगे? प्रोटेक्ट्स करता है लाइवलीहुड राइट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। ये क्या करता है? बचाता है जितने भी हमारे पास लाइवलीहुड राइट्स हैं स्ट्रीट वेंडर्स के। और ये रेगुलेट करता है स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ को कमेटीज़ के द्वारा। और ये प्रोवाइड करता है लाइसेंस एंड स्पेस एलोकेशन फॉर वेंडर्स। ओके, याद रख लेना द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के बारे में। ओके, फिर ये भी दिया गया है जन धन योजना। 2014 में ये लॉन्च की जाती है। इसका नाम क्या है? जन धन योजना। ठीक है, इसका एम है एम्स एट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स टू द अनबैंक्ड। ओके, याद रखना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है क्या? प्रोवाइड करके, बैंक अकाउंट्स को प्रोवाइड करके टू द अनबैंक्ड। और ये इंक्लूड्स करता है जीरो बैलेंस अकाउंट्स को, इंश्योरेंस को एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे है उज्ज्वला योजना 2016। अब ये क्या है? ये प्रोवाइड करती है फ्री LPG कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। होल्ड्स प्रमोट्स करता है क्लीन कुकिंग फ्यूल को, रिड्यूसिंग करता है हेल्थ रिस्क फ्रॉम स्मोक, करता है हेल्थ रिस्क को फ्रॉम स्मोक से। तो ये भी तो ह्यूमन राइट ही हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे उज्ज्वला योजना भी आप याद रख सकते हैं कि 2016 में लॉन्च की जाती है। ये प्रोवाइड करती है फ्री LPG कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स, और ये प्रमोट करती है क्लीन कुकिंग फ्यूल, रिड्यूसिंग हेल्थ रिस्क फ्रॉम स्मोक। ओके, फिर जैसे कि आता है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। अब देखें इसका एम क्या था? प्रोवाइड करना अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये सपोर्ट करता है अर्बन एंड रूरल पोर को विद सब्सिडीज़ के साथ एंड लो इंटरेस्ट हाउसिंग लोन के साथ। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर ट्रिपल तलाक ला आता है मुस्लिम वुमेन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ओके, डिक्लेयर करता है किसको? डिक्लेयर्स इंस्टेंट ट्रिपल तलाक लीगल एंड पुनिशेबल, और ये प्रोटेक्ट्स करता है मुस्लिम वुमेन्स राइट एंड डिग्निटी को। तो जैसा कि हमारे पास ट्रिपल तलाक ला के बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस। ठीक है, ये क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ID कार्ड एप्लीकेशंस की बात करें, वेलफेयर स्कीम्स एंड ग्रेवियंस रेड्रेसल। ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। फिर ये पे दिया गया है गरिमा ग्रे।
ये क्या है, देखिए शेल्टर होम्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, शेल्टर होम्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन है, ये प्रोवाइड करता है सेफ हाउसिंग, फूड एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, और ये इंश्योर करता है डिग्निफाइड लिविंग एंड सोशल इंक्लूजन को। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से लॉज और पॉलिसीज इंडिया में ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड है, तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे। अब दिया गया है इंडियाज परफॉर्मेंस ऑन रिलेटेड इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स, कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही ह्यूमन राइट के रिलेटेड जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स रहते हैं या इंडाइसेस। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की बात करें तो ये रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। पूछा जाता है कि हमारे पास वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स को कौन यहाँ पे रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 151 रहा था आउट ऑफ 180 कंट्रीज, याद रखना किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की बात कर रहा हूँ, और ये इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 159 इन 2024 से। ठीक है, इंडेक्स एक्सेसिस फ्रीडम, ये क्या करता है, एक्सेस करता है फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट्स, और यहीं पे रिपोर्ट्स किया जाता है हाईलाइट्स इकोनॉमिक प्रेशर को एज ए मेजर कंसर्न फॉर मीडिया वर्ल्ड वाइड। तो याद रखते ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के बारे में कि इंडिया का परफॉर्मेंस आखिरकार क्या रहता है इन चीज़ों में। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात करें कि ह्यूमन की जो फ्रीडम है, तो इस इंडेक्स में अगर 2024 की बात की जाए तो इंडिया का रैंक था ग्लोबली 110। ठीक है, पब्लिश्ड कौन करता है इसको, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को पूछा जाता है कॉलम वाइज, कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। एसबी ने भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पेयर फॉर्म में कि हमारे पास ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। और ये मेजर्स करता है पर्सनल, सिविल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम को, याद रखना। एवेलुएट्स करता है एरिया सच एज रूल ऑफ लॉ को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, रिलीजन एंड ट्रेड को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ओके, फिर यहीं पे दिया गया है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025। देखिए इंडिया का रैंक यहाँ पे 128 रहा है 184 कंट्रीज में से, किसमें, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में। और ये पब्लिश कौन करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, हेरिटेज फाउंडेशन इसको रिलीज करता है, पब्लिश करता है। और इंडिया ओवरऑल स्कोर इसमें 53.0 रहा। स्टेटस इसका रहा था मोस्टली अन फ्री इकोनॉमी। ओके, याद रखना स्कोर इंक्रीज स्लाइटली बाय 0.1 पॉइंट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। रीजनल रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का 26 आता है आउट ऑफ 39 कंट्रीज में एशिया पैसिफिक रीजन में। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना ये एक्सेसिस करता है एरियाज को लाइक बिजनेस फ्रीडम, ट्रेड फ्रीडम, प्रॉपर्टी राइट्स एंड गवर्नमेंट इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रहती है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में, या फिर वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। और यहीं पे है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। देखिए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक था 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज। ओके, इंडिया का रैंक कितना था, 79th था आउट ऑफ 142 कंट्रीज, और इंक्लूडेड किया गया था इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में। और ये पब्लिश किया जाता है बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के थ्रू, WJP के थ्रू। ओके, और याद रख लेना मेजर करता है हाउ द रूल ऑफ लॉ इज एक्सपीरियंस्ड, कि कैसे हमारे पास रूल ऑफ लॉ जो है एक्सपीरियंस किया जाता है एंड परसीव किया जाता है प्रैक्टिस में। और इंडिकेटर्स इंक्लूड्स कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एक्स्ट्रा। तो इसमें जो इंडिकेटर्स हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में, ये सारे के सारे रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, फंडामेंटल राइट का होना, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड किया जाता है, और रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट को इंक्लूड किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में। ओके, फिर यहीं पे है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। अब ये पब्लिश कौन करता है एनुअली, बाय फ्रीडम हाउस USA। इसमें एक्सेस किया जाता है सिविल लाइबर्टीज़ को एंड पॉलिटिकल राइट्स इन ऑल नेशंस को। किसको एक्सेस किया जाता है, जितनी भी सिविल लाइबर्टीज़ रहती हैं या फिर पॉलिटिकल राइट्स रहते हैं ऑल नेशंस में। और ये क्लासीफाइज करता है कंट्रीज़ को एज फ्री, पार्टली फ्री और नॉट फ्री। कवर्स इश्यूज़ लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये कवर करता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एंड रूल ऑफ लॉ को। तो ये आप फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को याद रखेंगे। फिर यहीं पे आता है इंडिया ग्लोबल पावर रैंकिंग 2025 के। इंडिया ग्लोबल पावर रैंकिंग 2025 के इंडिया का रैंक था 12th अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नेशंस में, 12th नंबर पे इंडिया था, ट्रेलिंग बिहाइंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। एस्टिमेटेड GDP की बात करें तो $3.55 ट्रिलियन एंड पॉपुलेशन इसकी 1.43 बिलियन है। ठीक है, रैंकिंग कंसीडर्स मिलिट्री, इसमें किस चीज़ को कंसीडर किया जाता है ग्लोबल पावर रैंकिंग में, एक तो मिलिट्री को, दूसरा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रहती है हमारे पास ह्यूमन राइट्स के लिए या फिर हमारे पास रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस में। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। फिर हमारे पास एक पॉइंट और है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। ये क्या है, ये रिलीज़ किया जाता है बाय VDEM इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ गोतेनबर्ग के द्वारा। टाइटल क्या था, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2025 ईयर ऑफ एटोक्रेटाइजेशन। फोकस था इसका ग्लोबल ट्रेंड्स इन डेमोक्रेटाइजेशन एंड एटोक्रेटाइजेशन। इंडिया का रैंक था 104 इन द
लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में LDI में, और इंडिया इज प्लेस्ड इन बॉटम 40 to 50% ऑफ 179 कंट्रीज रिव्यूड। इंडिकेट्स करता है कंसर्न्स अवर डिक्लाइनिंग डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। कौन? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, जो कौन रिलीज करता है? वीडम इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये इंडिकेट्स करता है कंसर्न्स अवर डिक्लाइनिंग डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और पेयर फॉर्म में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग क्या है? मेजर ह्यूमन राइट्स NGOs, कि हमारे पास मेजर ह्यूमन राइट NGOs कौन कौन सी हैं। बात करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, NGOs की, तो सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल आता है। क्या है हमारे पास? एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब ये क्या है? ये फाउंडेड किया गया था 28 मई 1961 को, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। फोकस इसका है कैंपेन करना अगेंस्ट टॉर्चर, डेथ पेनल्टी एंड अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट वे में ही बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी है। क्या कहा मैंने? 28 मई, ठीक है, 1961 को एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंड किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। और याद रखना, ये किसके रिलेटेड है? ह्यूमन राइट्स के ही रिलेटेड है। इसमें जो कैंपेन्स होती है ना, ये कैंपेन्स किसके अगेंस्ट होती हैं? टॉर्चर के अगेंस्ट, डेथ पेनल्टी एंड अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट के साथ होती है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। दूसरा दिया गया है ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें तो ये फाउंड किया गया था 1978 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में है। फोकस इसका क्या है? इन्वेस्टिगेट्स करना है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस ग्लोबली। तो ये भी किसके रिलेटेड है? ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर हमारे पास दिया गया है यहीं पे इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है ना, FIDH, ये फाउंडेड किया गया था 1922 में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। और फोकस इसका है स्पोर्ट्स करना जस्टिस सिस्टम को एंड डिफेंस करना ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को। नोट कर लेना, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स को ये 1922 में फाउंड की जाती है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में ये लाने की कोशिश की है, तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तब भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। फोकस इसका क्या है? याद रखना, सपोर्ट करना है जस्टिस सिस्टम को एंड डिफेंस करना है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को। फिर हमारे पास दिया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर। ये फाउंड किया गया 1985 में, OMCT, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर। हेडक्वार्टर इसका जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका फोकस है फाइट्स, टॉर्चर एंड सपोर्ट्स करना विक्टिम्स ऑफ इल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका फोकस क्या है? फाइट्स करना है टॉर्चर को एंड सपोर्ट्स करना है विक्टिम्स को इल ट्रीटमेंट के रिलेटेड। तो यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास दिया गया है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। SSB फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था ना, यही NGOs पूछी गई थी और पेयर फॉर्म में पूछा गया था कि इनका क्या क्या काम है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। ये फाउंड किया गया 17 फरवरी 1863 को। हेडक्वार्टर इसका भी जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका फोकस है ह्यूमैनिटेरियन एड इन वार जोन्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड प्रिजनर्स। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड करना है वार जोन्स में, और प्रोटेक्शन होनी चाहिए सिविलियंस की एंड प्रिजनर्स की। ये जो फोकस है ना, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। फिर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी पूछा गया था पेयर फॉर्म में। ठीक है ना, MSF याद रखना, फाउंडेड किया गया 22 दिसंबर 1971 को। कब? 22 दिसंबर 1971 को। हेडक्वार्टर इसका जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। फोकस इसका है इमरजेंसी मेडिकल केयर इन कन्फ्लिक्ट जोन्स एंड डिजास्टर एरियाज। याद रखना, इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है कन्फ्लिक्ट जोन्स में, ठीक है, एंड डिजास्टर एरियाज में। किसका? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का। तो ये पॉइंट आप नोट करना। फिर यहीं पे दिया गया है सेव द चिल्ड्रन। ये हमारे पास फाउंड किया गया 15 अप्रैल 1919 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। फोकस इसका है चाइल्ड राइट्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसीज पे। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। हमने क्या क्या देखा? सेव द चिल्ड्रन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, और फिर हमने देखा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसका फोकस है इन्वेस्टिगेट करना ह्यूमन राइट्स को अब्यूज़ जो होते हैं ग्लोबली। और यहीं पे हमने देखा एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, इसका फोकस है कैंपेन्स अगेंस्ट टॉर्चर, डेथ पेनल्टी एंड अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसी के साथ हमारे पास आता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ये क्या है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल की बात करें, ये फाउंडेड किया गया 1995 में एज ए कॉन्फेडरेशन के तौर पे। ओरिजिनली ये फाउंडेड किया गया था 1942 में। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केनिया में भी है, इसलिए ऑक्सफोर्ड UK में भी था। फोकस इसका है पॉवर्टी रिडक्शन करना। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन, वुमेन्स राइट्स एंड डिजास्टर रिलीफ। याद रखना, इसका फोकस है पॉवर्टी रिडक्शन, वुमेन राइट्स एंड डिजास्टर रिलीफ। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फिर यहीं पे दिया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
ये फाउंडेड किया गया 4 मई 1993 को। हेडक्वार्टर इसका बर्लिन जर्मनी में है। इसका फोकस है कम्बैटिंग करना करप्शन टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, किसके साथ लड़ना है? करप्शन के साथ। स्ट्रेंथन करना है गवर्नेंस को एंड ह्यूमन राइट्स को। मैं इसलिए शॉर्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ और एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे आपको इन शॉर्ट, ठीक है ना, ब्रीफ कोई नहीं समझाएगा और ईजी वे में, बस आपकी हेल्प होनी चाहिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकलना चाहिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दिया करें। जितने भी एस्पायरेंट इस क्लास को देखेंगे आप सभी क्लास को लाइक कर देना। लगभग इस पे 1K लाइक तो होने ही चाहिए। मैक्सिमम हमारी वीडियोस पे 100 लाइक्स भी नहीं आते हैं। देखते हैं आप वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बाद दिया गया है एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, ACHR। ये फाउंडेड किया गया 2003 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है और फोकस है इसका ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन एशिया, स्पेशली रिफ्यूजीज, माइनॉरिटीज़ एंड कन्फ्लिक्ट एरियाज। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ह्यूमन राइट्स इश्यूज जो एशिया में रहते हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं रिफ्यूजीज़ के रिलेटेड, माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड एंड कन्फ्लिक्ट एरियाज़ के रिलेटेड, तो एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स को भी याद रखना। ओके, अब हमने ये तो देखा, लेकिन अब मेजर ह्यूमन राइट्स NGOs इंडिया में कौन सी हैं? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि हमारे पास मेजर ह्यूमन राइट्स NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन सी हैं ह्यूमन राइट्स के लिए? तो सबसे पहले पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, PUCL। ये फाउंड की जाती है 1976 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फोकस इसका है सिविल लिबर्टीज़ पे, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन पे एंड लीगल एडवोकेसी पे। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? NGOs इन इंडिया, जो किसके रिलेटेड है? ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड। इसी में पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स भी है। अब ये फाउंड की जाती है फरवरी 1981 में। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है और फोकस है वर्कर राइट्स, जो भी वर्कर के राइट्स हैं इन पे इसका फोकस है। पुलिस ब्रूटलिटी पे एंड कस्टोडियल डेथ्स पे, तो ये पॉइंट आप नोट करें। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क, HRLN। ये जो है ये फाउंड किया गया था 1989 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इसका फोकस है लीगल एड फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, वुमेन, चिल्ड्रन, दलित्स, प्रिजनर्स। लीगल एड किस लिए है? इसका जो हेल्प है ये मार्जिनलाइज्ड जो हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वुमेन की बात की जाए, चिल्ड्रन की बात की जाए, दलित्स की बात की जाए, प्रिजनर्स की बात की जाए, तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखेंगे। क्लियर? फिर यहीं पे हमारे पास दिया गया है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। अब ये क्या है? ये फाउंड किया गया 1987 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और फोकस इसका है राइट टू इन्फॉर्मेशन, पुलिस रिफॉर्म्स, एक्सेस टू जस्टिस। नोट कर लेना। ओके, फिर यहीं पे दिया गया है एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, फाउंडेड 2003, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ऑलरेडी पढ़ाया। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, रिफ्यूजीज एंड इंटरली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, इसकी जब हम बात करते हैं, ये फाउंडेड किया गया 1993 में। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात में है। फोकस इसका है लीगल एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पे। लीगल एम्पावरमेंट किसका होना? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का होना। फिर ये पे दिया गया है नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, कि नेशनल जो कैंपेन है किसके रिलेटेड? दलित ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड। ये कब फाउंड किया गया? 1998 में फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और फोकस इसका है दलित राइट्स पे, कास्ट बेस्ड वायलेंस पे एंड सोशल जस्टिस पे। नोट करो जल्दी से। फिर है जागोरी। अब ये क्या है? ये फाउंड किया गया 1984 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका फोकस है वुमेन राइट्स पे, जेंडर जस्टिस एंड सेफ्टी पे। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आ भी चुका है, आपने पढ़ा होगा ज़रूर। अगर नहीं पढ़ा तो आज याद रख लेना। जागोरी क्या है? 1984 में ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फोकस इसका है वुमेन्स राइट पे, जेंडर जस्टिस एंड सेफ्टी पे। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इन सब का आपको पता होना चाहिए जब आप ह्यूमन राइट्स को पढ़ते हैं। क्लियर? ओके। अब देखें, जैसे हमने देखा था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स आते हैं? इसमें टोटल हमारे पास प्यारे दोस्तों 30 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपको साफ पढ़ा नहीं जा रहा होगा। जब मैं आपको PDF दूंगा पेड ग्रुप में तो आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। ये चार्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिकल इक्वलिटी के रिलेटेड है। सेकंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी है। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी है। फोर्थ, ये सारे के सारे अब हम देख लेते हैं 1 by 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इस्टेब्लिश किया गया 1948 में। इट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन December 10, 1948 और ये अडॉप्टेड किया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें, इसके आर्टिकल्स कितने हैं? आर्टिकल 30 हैं, पूछा जा सकता है। अब सुनो ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। जो फर्स्ट 3 हैं इसमें क्या दिया गया है? कोर ह्यूमन डिग्निटी एंड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। दूसरा क्या बताया गया है? दूसरा आर्टिकल ये कहता है UDHR का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। तीसरा दिया गया है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट है थर्ड वन, याद रख लेना।
यहाँ मैंने तीन तीन का पेयर बताया, जो तीन है ना पहले, ये कोर ह्यूमन डिग्निटी एंड सिक्योरिटी के बारे में है। इसी के साथ साथ फिर हमारे पास आ जाता है 4 से 6 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज़। देखें आर्टिकल 4 कहता है नो स्लेवरी आर सर्विट्यूड। ओके, आर्टिकल 5 कहता है नो टॉर्चर आर क्रूअल ट्रीटमेंट, कोई भी टॉर्चर या क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। शुरू में आपको मैंने बताया था कि ये आर्टिकल 5 में कवर होता है। आर्टिकल 6 कहता है राइट टू लीगल रिकॉग्निशन एज ए पर्सन। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज़ आता है 4 से 6 आर्टिकल के बीच में, जो मैंने आपको बाई आर्टिकल बता दिया एक एक करके। फिर हमारे पास 7 से 9 के बीच में इक्वल लॉ एंड लीगल प्रोटेक्शन आता है, जिसमें आर्टिकल 7 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये आर्टिकल जो है ना, ये किसके अंडर आते हैं? UDHR के, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 8 जो है ये राइट टू लीगल रेमेडी फॉर राइट्स वायोलेशन के बारे में है, और आर्टिकल 9 जो है नो आर्बिट्रेरी अरेस्ट डिटेंशन और एग्जाइल के बारे में है। तो इक्वल लॉ एंड लीगल प्रोटेक्शन 7 से 9। फिर आर्टिकल 10 से 12 की बात करें तो फेयर ट्रायल एंड पर्सनल प्राइवेसी के बारे में है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल। आर्टिकल 11 कहता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी। और आर्टिकल 12 कहता है राइट टू प्राइवेसी, फैमिली एंड रेपुटेशन प्रोटेक्शन। किसके बारे में? आर्टिकल 12 राइट टू प्राइवेसी के बारे में, फैमिली एंड रेपुटेशन प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, एक एक आर्टिकल याद करेंगे, अब जैसे मर्जी करें, हो सकता है आपको आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। फिर यहीं पे आर्टिकल 13 से 15 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अजाइलम, नेशनलिटी। आर्टिकल 13 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए एंड रिटर्न टू वंस कंट्री। राइट टू सीक अजाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। आर्टिकल 15 क्या कहता है? राइट टू ए नेशनलिटी एंड टू चेंज इट। आर्टिकल 16 से 18 क्या है? फैमिली, प्रॉपर्टी, बिलीफ। आर्टिकल 16 कहता है राइट टू मैरी एंड फॉर्म ए फैमिली, ठीक है, राइट टू मैरी एंड फॉर्म ए फैमिली आर्टिकल 16 में आता है। आर्टिकल 17 की बात करें राइट टू ओन प्रॉपर्टी आता है। आर्टिकल 18 की बात करें फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन के बारे में है, नोट करो। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं 19 से 21 स्पीच, असेंबली, पार्टिसिपेशन। 19 कहता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। 20 कहता है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन होना चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इलेक्शंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको पूछा जाए, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इलेक्शंस किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। ये आर्टिकल कोई फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है, ये UDHR के अंडर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर है। फिर आर्टिकल 22 से 24 के बीच अगर हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी एंड वर्क के बारे में है। आर्टिकल 22 राइट टू सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताता है। आर्टिकल 23 राइट टू वर्क, इक्वल पे एंड ज्वाइन यूनियंस के बारे में बताता है। और आर्टिकल 24 राइट टू रेस्ट एंड पेड हॉलीडेज़ के बारे में है। देख सकते हैं कितने सारे ह्यूमन राइट्स हैं UDHR के अंडर। फिर यहीं पे आर्टिकल 25 से 27 की जब बात होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, कल्चर के बारे में है। जैसे 25 की बात करें राइट टू हेल्थ है, फूड, हाउसिंग एंड वेल बींग। आर्टिकल 26 की बात करें कि राइट टू फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड सबके लिए। आर्टिकल 27 कहता है राइट टू कल्चरल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क होना चाहिए। फिर यहीं पे आर्टिकल 28 से 30 की बात करें ऑर्डर, ड्यूटीज, नो राइट अब्यूज़, यानी कि आर्टिकल 28 कहता है राइट टू एन इंटरनेशनल एंड सोशल ऑर्डर होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए। आर्टिकल 29 कहता है ड्यूटीज टू कम्युनिटी एंड लिमिट्स रिस्पेक्टिंग अदर राइट। आर्टिकल 29 किसके बारे में है? ड्यूटीज टू कम्युनिटी एंड लिमिट्स रिस्पेक्टिंग अदर राइट्स। और आर्टिकल 30 कहता है नो वन कैन मिस यूज दीज राइट टू डिस्ट्रॉय अदर फ्रीडम, कि कोई भी मिस यूज नहीं कर सकता इन राइट्स का ट्राई करने के लिए दूसरे की फ्रीडम्स को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कितने आर्टिकल्स आते हैं? 30 आर्टिकल्स आते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, देखें इन शॉर्ट हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल जो फर्स्ट है इक्वलिटी के बारे में है, दूसरा फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है, तीसरा लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में है, फोर्थ फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी है, फिफ्थ फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर है, हमारे पास रिकॉग्निशन एज पर्सन बिफोर लॉ है, सेवंथ इक्वलिटी बिफोर लॉ है, एट्थ रेमेडी बाय ट्राइब्यूनल है, नाइन्थ फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट है, और 10th फेयर पब्लिक हियरिंग है, और 11th आर्टिकल की बात करें इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और 12 जो है ये प्राइवेसी के बारे में है, 13 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में है, 14 अजाइलम के बारे में है, 15 नेशनलिटी के बारे में है, 16 मैरिज एंड फैमिली के बारे में है, 17 प्रॉपर्टी के बारे में है, 18 आर्टिकल जो इसका फ्रीडम ऑफ बिलीफ के बारे में है, और 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन के बारे में, और 20 फ्रीडम ऑफ असेंबली, और 21 टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, और 22 सोशल सिक्योरिटी, और 23 वर्क के बारे में है, और 24 रेस्ट एंड लेजर के बारे में है, और 25 एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में है, और 26 एजुकेशन के बारे में, 27 जो आर्टिकल है UDHR का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ के बारे में, और 28 सोशल ऑर्डर के बारे में, और 29 म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और 30 इसमें फ्रीडम फ्रॉम स्टेट ऑफ पर्सनल इंटरफेरेंस के बारे में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में होनी चाहिए, ठीक है, जो इस चार्ट में भी मैंने आपको बता दी। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स
आते हैं। ठीक है, इसका मैं ट्रिक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा किसी अलग वीडियो सेशन में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका ट्रिक बनाने के लिए, तो इजी सा ट्रिक प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, और याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ तक आर्टिकल्स की तो बात हो गई, वो आपने याद करने हैं। ठीक है, यहीं पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ड्राफ्टिंग हाइलाइट्स की बात करते हैं कि इसको ड्राफ्ट किसने किया था। देखें, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एलियोनर रोजवेल्ट की बात करें तो इन्हें सर्व किया था एज चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है कि चेयरपर्सन कौन था इस कमीशन का, याद रखना एलियोनर रोजवेल्ट। और की रोल ऑफ एलियोनर रोजवेल्ट की बात करें तो इन्हें गाइडेड किया था ड्राफ्टिंग प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। इंश्योर्ड किया था इंक्लूजन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स को। ठीक है, यहीं पे ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स की बात करें तो इसमें रैनी कैसिन थे फ्रांस के, जो प्रिंसिपल ड्राफ्टर थे टेक्स्ट के, पूछा जा सकता है। चार्ल्स मलिक की बात करते हैं, लेबनान के थे, ये फिलोसफर एंड डिप्लोमेट थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर थे जब ये हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रिपेयर किया जा रहा था। पेंग चुन चैंग, ये हमारे पास पीसी चैंग चाइना से थे, फिलोसफर एंड प्ले राइट माने जाते थे। ठीक है, ये भी इस कमेटी का एक हिस्सा थे। मेन आदमियों के नाम बता रहा हूँ, एग्जामिनर पूछ सकता है। अदर नोटेबल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जॉन हम्फ्रे थे, जो कनाडा के थे, इन्होंने प्रिपेयर किया था इनिशियल ड्राफ्ट को, याद रख लेना। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज कंट्रीब्यूटेड टू रिवीजन्स, कल्चरल एंड रीजनल पर्सपेक्टिव्स वर इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि यहाँ पे किस किस ने इसको ड्राफ्ट करने में अपना अपना योगदान दिया है। चेयरपर्सन यहाँ पे एलियोनर रोजवेल्ट है, ये आप जरूर याद रखेंगे। पर्पस क्या था, क्रिएट करना एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन राइट्स। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड अडॉप्टेड किया गया था 10 दिसंबर 1948 पर यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। तो ये पॉइंट आप सारे के सारे किसके बारे में याद रखेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्राफ्टिंग के बारे में। ओके, जरूरी है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अब यहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि इमेजिंग चैलेंजेस क्या हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। देखें, स्टेट रोल, स्टेट का जो रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समटाइम्स ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ये वायोलेटेड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली और ड्यू टू गवर्नमेंट फेलियर टू एक्ट। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों से बाज आ जाए। ठीक है ना, तो इमेजिंग चैलेंज होते हैं ये ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। हिस्टोरिकल एग्जांपल इसमें कौन सी है, जैसे कि होलोकास्ट इज वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इन हिस्ट्री। मास किलिंग हुई थी यहाँ पे ज्यूज की एंड अदर्स बाय हिटलर के द्वारा। ठीक है, मैनुअल स्क्वेंजिंग, अब ये क्या है, देखें, स्टिल हैपन्स इन सम प्लेसेस डिस्पाइट बीइंग बैंड, इट अफेक्ट्स द डिग्निटी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। होता क्या है ये, देखें, जब हम बात करते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में, रेफर्स टू द मैनुअल क्लीनिंग, कैरिंग, डिस्पोजिंग और हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ड्राई लेट्राइन्स, ठीक है ना, सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स विदाउट द यूज ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर और सैनिटेशन इक्विपमेंट। ये हमारे पास मैनुअल स्क्वेंजिंग कहलाता है। ठीक है ना, ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं, जैसे इट इज़ ऑफन डन विद बेयर हैंड्स, यानी कि नंगे हाथों से आप ये काम करते हैं, आर यूजिंग बेसिक टूल्स लाइक बकेट्स एंड ब्रूम्स। ठीक है ना, तो ये वाला जो मैनुअल स्क्वेंजिंग वाला एक हमारे पास चैलेंज है, ये भी एक मेन इसमें कारण रहता है। स्टिल हैपन्स इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे ये अभी भी होता है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग बैंड होने के बजाय। ये जो प्रैक्टिस है ये इनह्यूमन भी है और हजार्डियस भी है, एक्सपोजिंग करती है वर्कर्स को टू सीरियस हेल्थ रिस्क एंड सोशल स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर दिया गया है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। ट्राइब बात करें तो ये लूज करते हैं होम्स को व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और डेवलपमेंट। जब क्या किया जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट भी एक चैलेंज है। पोल्यूशन भी है, राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर इज अफेक्टेड बाई पोल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है या सिटीज से। दिस वायोलेट्स राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 को वायोलेट करता है, ये वायोलेट करता है राइट टू लाइफ को। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे पोल्यूशन भी एक चैलेंज माना जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है वायोलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन फेस डोमेस्टिक वायोलेंस, जो वुमेन्स हैं ये फेस करती हैं डोमेस्टिक वायोलेंस को, हरासमेंट को एट वर्क एंड लैक ऑफ बेसिक राइट्स को। तो ये तो डेफिनेटली होता है आज के टाइम में। और अब्यूज़ इन अदर कंट्रीज़, जो दूसरे कंट्रीज़ में अब्यूज़ किया जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान की बात करें, वुमेन फेस फोर्स्ड वर्जिनिटी टेस्ट्स विच इज़ ए सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज़। ये भी एक सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज़ माना जाता है। पे हमारे पास प्रिजनर्स राइट्स वायोलेटेड। प्रिजनर्स जो होते हैं ये फेस करते हैं टॉर्चर को, फोर्स्ड लेबर, पोर फूड एंड कस्टोडियल अब्यूज़। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेज्ड कंसर्न, तो इसके बारे में भी हमें देखना चाहिए। और करप्शन की बात करें, जो करप्शन है गवर्नेंस में की वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी वीक होती है, अफेक्ट्स करती है जस्टिस को एंड हार्म्स करती है पीपल राइट्स एंड डेवलपमेंट को।
तो ये भी एक हमारे पास चैलेंज रहता है ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में। मिस यूज़ होता है एंटी टेरर लॉज का। ये जो लॉज होते हैं ये समटाइम्स यूज़ किए जाते हैं अनफेयरली अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ के खिलाफ या फिर हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ। तो ये कुछ हमारे पास इमेजिंग चैलेंज माने जाते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। सबसे पहले मैनुअल सेक्वेंजिंग, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, पोल्यूशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ओके, अब्यूज़ इन अदर कंट्रीज, जैसे मैंने अफगानिस्तान की एग्जांपल दी, प्रिजनर्स राइट वायलेट होते हैं जो, और करप्शन जो होता है गवर्नेंस में, और मिस यूज़ होता है एंटी टेरर लॉज का। तो ये 1 by 1 आप ज़रूर याद रखेंगे। हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज बन जाए। देखें अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो बचती है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है ना। इसी की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं NHRC के बारे में, ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। किस लिए है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, याद रख लेना। ये कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, याद रखना 12 अक्टूबर 1993 को NHRC कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस डेटेड 28 सितंबर 1993 के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, डेटेड 28 सितंबर 1993 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखा गया है इट गेंड स्टैट्यूटरी स्टेटस थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। PHRA जो हमारे पास क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 था। अब ये हमारे पास स्टैट्यूटरी क्या होता है, देखें इसका मीनिंग होता है जो इस्टेब्लिश किया जाए या अथोराइज किया जाए बाय ये लॉ के थ्रू, और पास किया जाए बाय द लेजिस्लेचर के थ्रू, जो क्रिएट किया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन राइट्स अंडर दिस एक्ट इंक्लूड, के जो ह्यूमन राइट्स हैं इस एक्ट के अंडर वो क्या क्या हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, नोट कर लेना। राइट्स जो रिलेटिंग टू लाइफ हैं, लिबर्टी है, इक्वलिटी है या फिर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये किसके अंडर आते हैं, इसी के अंडर आते हैं। राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स जो होते हैं ये ग्रांटेड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, आर एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कवेनेंट्स। राइट्स जो हैं इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये कब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। अब यहीं पे मेन फंक्शंस दिए गए हैं NHRC के, कि इसके मेन फंक्शंस क्या रहते हैं। देखें, लुक्स इनटू कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, ये किसको देखता है, कंप्लेंट्स देखता है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के जो रिलेटेड होती हैं बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा, ठीक है। सुजेस्ट करता है वे टू इंप्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, और ये सुजेस्ट करता है ऐसे वेज जिससे इंप्रूव हो सके प्रोटेक्शन किसका, ह्यूमन राइट्स का कंट्री में। ये स्टडीज़ करता है इश्यूज़ लाइक टेररिज्म को जो अफेक्ट करता है लोगों के राइट्स को, एंड गिव्स एडवाइस टू सॉल्व देम। ये पॉइंट नोट करेंगे। चेक्स करता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स एंड टेल द गवर्नमेंट हाउ टू फॉलो देम बेटर। ये चेक करता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को जो ह्यूमन राइट्स पे होते हैं, और ये गवर्नमेंट को बताता है कि कैसे इनको हम फॉलो करेंगे और हम बेटर बनाएंगे हर एक चीज़ को ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड। यहीं पे सपोर्ट्स करता है, याद रखना, रिसर्च ऑन ह्यूमन राइट्स टॉपिक को, ठीक है, ये इसको भी सपोर्ट करता है। विजिट्स करता है जेल्स में टू सी हाउ प्रिजनर्स आर बीइंग ट्रीटेड, कैसे प्रिजनर्स को ट्रीट किया जाता है, एंड वेदर देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, क्या उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। स्प्रेड करता है अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यूजिंग मीडिया का यूज़ करके, बुक्स, सेमिनार्स का यूज़ करके। इनकरेज करता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को एंड ग्रुप्स को दैट आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, जो किस लिए काम करती हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को। कैन आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ सकता है, रिपोर्ट्स के लिए फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस इफ नीडेड फॉर इट्स वर्क। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्या है, मेन फंक्शन है NHRC के, ठीक है। लुक इनटू कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, ओके, सजेस्ट वेज टू इंप्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्टडीज इश्यूज लाइक टेररिज्म, चेक्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स, सपोर्ट्स रिसर्च ऑन ह्यूमन राइट्स, विजिट करता है जेल में देखने के लिए कैसे प्रिजनर्स के साथ ट्रीट किया जाता है, स्प्रेड करता है अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स, ओके, यूजिंग मीडिया, बुक्स, सेमिनार एक्स्ट्रा, इनकरेज करता है NGOs को एंड ग्रुप्स को दैट आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके बारे में याद रखेंगे। ओके, कंपोजिशन क्या होती है NHRC की, ठीक है, कंपोजिशन पूछा गया है NHRC का, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जब हम बात करते हैं, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, तो टोटल मेंबर इसमें 1 चेयरपर्सन होता है, ठीक है, प्लस 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। मेन मेंबर्स की बात करें जो अपॉइंटेड किए जाते हैं, चेयरपर्सन मस्ट बी ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो चेयरपर्सन है ना, इंपॉर्टेंट है, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जरूरी पॉइंट है, नोट कर लेना। यहीं पे दिया गया 1 मेंबर यानी कि करंट फॉर्मर
जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, 1 मेंबर एक करंट फॉर्मर चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। जैसे कि मैंने बोला टोटल मेंबर कितने होते हैं, एक इसमें चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर। 3 मेंबर्स जो होते हैं विद नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स में। एटलीस्ट 1 मस्ट बी ए वुमेन, और एक उनमें से वुमेन भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। अब क्या होता है, नोट क्या लिखा गया है, ए सिटिंग SC, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जज की बात करें, कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कि जो हमारे पास एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज होता है ये अपॉइंट किया जा सकता है सिर्फ किससे कंसल्टेशन करने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करने के बाद। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करने होंगे। अब जैसे हम बात करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की, जो ऑटोमेटिकली पार्ट होते हैं NHRC के, इसमें क्या होता है, चेयरपर्सन होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, चेयरपर्सन होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, चेयरपर्सन होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में, जो ऑटोमेटिकली किसका पार्ट होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। करंट चेयरपर्सन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन है, एज ऑफ 23 दिसंबर 2024 जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। ओके, ये नाम आप याद रखना। करंट चेयरपर्सन NHRC के कौन है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन एज ऑफ दिसंबर 23, 2024। ओके, ठीक है जी। एक चीज़ याद रखना, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था कि टोटल मेंबर्स होते हैं 1 चेयरपर्सन होता है इसमें, प्लस 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें इंडिया में, यहाँ पे टोटल 12 मेंबर होते हैं। कब, जिसमें हमारे पास चेयरपर्सन हो, 5 फुल टाइम मेंबर्स हो, और 7 इसमें क्या होते हैं, याद रखना एक्स ऑफिशियो डीम्ड मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो अगर किया जाए तो फिर हमारे पास 12 मेंबर होते हैं, कितने, 12। तो ये पॉइंट आप नोट करना। ये जो कमीशन है ये कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर एंड 7 डीम्ड मेंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर एक्सक्लूडिंग पूछेगा तो फिर हमारे पास 1 चेयरपर्सन प्लस 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। अब यहीं पे दिया गया है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। इसका पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को एट द स्टेट लेवल। ठीक है, याद रखना। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की जब बात होती है, ये बॉडी जो है इस्टेब्लिश की जाती है इंडियन स्टेट में, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को एट द स्टेट लेवल एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट अप ए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट TPHRA 1993 एज अमेंडेड इन 2006। ये पॉइंट आप नोट करना। ये जो कमीशन होता है ये इन्वेस्टिगेट करता है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को, इंटरवीन करता है कोर्ट प्रोसीडिंग में रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड वर्क टू रेज अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स इशू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लीगल बेसिस की, फॉर्म्ड अंडर चैप्टर 5 ऑफ द TPHRA 1993 के, ये किसके अकॉर्डिंग बना है, जो चैप्टर 5 है किसका, TPHRA क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसका फंक्शन है परफॉर्म्स करना फंक्शन सिमिलर टू NHRC बट लिमिटेड टू मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट ज्यूरिसडिक्शन। ओके, एटोनॉमी की बात करें, SHRC जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल NHRC बट सिमिलर इन पावर एंड स्ट्रक्चर है ये। करंट स्टेटस की बात करें, 25 स्टेट्स इन इंडिया हैव कॉन्स्टिट्यूटेड देयर ओन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, अभी अगर हम आज की बात करते तो लगभग 25 स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूटेड किया है अपना ओन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। अब यहीं पे अपॉइंटमेंट ऑफ NHRC मेंबर्स की बात करें, एज पर सेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ TPHRA द टोटल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो अपॉइंटमेंट रहती है NHRC मेंबर्स की वो क्या रहती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करें, ऑल मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, किसके बेस पे, प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी जो होता है होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी, जिसमें कंसिस्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को जो चेयरपर्सन होता है कमेटी का, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, याद रखना प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी, इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होंगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं NHRC के, ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दीज मेंबर्स, जो मैंने आपको यहाँ पे इस स्लाइड में बता दिए हैं।
तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दिया गया है ह्यूमन राइट्स के बारे में। फॉर्मर चेयरपर्सन क्या थे एनएचआरसी के, चेयरपर्सन कौन थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, नेम जस्टिस श्री रंगानाथ मिश्रा। नोट कर लेना, जस्टिस श्री रंगानाथ मिश्रा जो थे ये फर्स्ट चेयरपर्सन थे एनएचआरसी के, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। ठीक है, डेट ऑफ असम्पशन की बात करें, नोटेड एज द फर्स्ट टू एज्यूम द पोस्ट व्हेन एनएचआरसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1993। एनएचआरसी का हेडक्वार्टर पूछा जाए न्यू दिल्ली इंडिया में है। मोटो क्या है इसका, मोटो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटो क्या है इसका, मोटो इसका है सर्वे भवन्तु सुखिना, याद रख लेना, मीनिंग मे आल बी हैप्पी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एनएचआरसी का मोटो क्या है, मीनिंग है इसका मे आल बी हैप्पी, सर्वे भवन्तु सुखिना। सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है एनएचआरसी कमिटमेंट टू ह्यूमन डिग्निटी। ओके, एम्फेसाइज करता है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, प्रमोट्स करता है यूनिवर्सल वेलबींग एंड हैप्पीनेस एज ए कोर वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये किसको प्रमोट करता है, यूनिवर्सल वेलबींग को एंड हैप्पीनेस को एज ए कोर वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स के तौर पे। तो इसमें हमने क्या देखा, एनएचआरसी के बारे में देखा। क्लियर। तो इस वीडियो सेशन में ये सारी चीज़ें हमने देखी, ह्यूमन राइट्स के बारे में मेन पॉइंट्स देखे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो हम एमसीक्यूज़ में कवर कर देंगे, टेस्ट सीरीज में कवर कर देंगे। बस आपका काम है अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना। देखिए, वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, नेक्स्ट वीडियो सेशन कौन से टॉपिक पे लाना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए डेली बेसिस पे, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी पढ़ने की नीड ना पड़े। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लॉन्ग सेशन रहा। होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।